हाँ बताओ पूजा, तुम्हारा काम कहाँ है? काजल, सर आज मैं ना बिजी थी, टाइम ही नहीं मिला। ऐसे कौन से काम में बिजी हो आप? सर मैं भी थोड़ी देर से कर दूंगी, थोड़ा सा रह गया है मेरा। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ पहले। हाँ पूजा, जितना तुमने काम किया उसमें क्या सीखने को मिला? मतलब ये काम जो मैं दिया हूँ उससे क्या आपको, मतलब कुछ तो इंटेंशन मिला होगा ना कि हाँ कुछ फायदे का काम है, या फिर मैंने आप लोगों का टाइम पास करवा दिया? बताओ पूजा, कुछ किया था काम? जी सर, मैंने जैसे PYQ लगाती हूँ ना, जब किसी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसका कि बिल्कुल भी आंसर नहीं जानता है ना, तो उसका स्ट्रिक से भी मतलब जाते जाते लास्ट तक में आ ही जाता है आंसर, एग्जैक्ट आंसर पे चल जाते हैं। ठीक है, और क्या हेल्प मिली? सर यही कि मतलब आंसर देखने पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, इससे पहले बिल्कुल भी मतलब नहीं जानते थे तो उसको बिल्कुल छोड़ ही देते थे। अब जब नहीं भी जानते हैं ना तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि आंसर निकाल ले, निकाल भी लेते हैं। कभी कभी गलत भी हो जाता है बट सही होता है। अच्छा ठीक है, काजल तुम बताओ, क्या एनालाइज किया तो आपको क्या मिला? काजल, हाँ सर। क्या मिला एनालाइज किया तो आपने? सर मुझे भी यही मतलब मैंने देखा कि मतलब पहले क्वेश्चन करते थे ना तो छोड़ देते जो नहीं आता था, बट अब थोड़े बहुत मतलब आंसर करेक्ट हो रहा है, मतलब एक दो गलतियां हो रही हैं पर वो हो जाएंगी कवर। अच्छा ठीक है। हाँ बट के बेसिस पे ही हो रही है, वैसे करेंगे तो गलत ही हो जाता है। अच्छा नहीं, जो ये मैंने कल होमवर्क दिया था कि ये ऑप्शन ये, उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? क्या एनालाइज किया उसका? सर उससे मतलब ये है कि मतलब यूपीएससी मतलब ये मतलब कौन सा मतलब ज्यादा आंसर बना रही, ए बना रही है, बी बना रही है, मतलब वो अच्छा और स्टेटमेंट मतलब 3 है तो उसका ऑलमोस्ट बी आंसर जा रहा है, और 4 है तो उसका भी मतलब बी ही जाता है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही निकलते हैं मोस्ट ऑफ दी, और कुछ कुछ मतलब बहुत कम ही रहते हैं जो एक दो सही होंगे जो फुल में जाती है, अच्छा जो कि चारों सही है। ठीक है। अमित, तुमने काम, तुम्हारा काम तो कहीं आया है नहीं मेरे पास, काम किया भी है नहीं किया? सो रहे थे मेरे पीडीएफ नहीं इंतजार नहीं के? सर, नहीं सर, मैंने किया सर काम, और भेजा नहीं मैंने आपको सर। क्यों भेजे, और क्यों नहीं? क्या बोलते हैं, अभी भेजता हूँ सर मैं। और क्या बोलते हैं सर कि क्या फायदा ये मिला जो तुम्हें? ये फायदा मिला सर कि अब डर खत्म हो रहा है सर, क्योंकि अब कंफर्म शॉट लगाने में कि वो जो ट्रिक बताया ना आपने, उससे थोड़ा सा ये हो गया है कि ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये तो आंसर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं तो पहले ऐसे कंफर्म नहीं हो पाते थे कि यही आंसर होने वाला है। अच्छा और सर मार्क्स तो बढ़े ही हैं, 23-22 मैंने किए हैं, कल किए थे मैंने 23 और 22 जीएस वाले केवल। तो जीएस वाले में तो सर अच्छा खासा ही हो जाता है, लगभग 35 से तो एवं भी मैंने अभी किया हूँ सर, 35 से ज्यादा ही सही होता है। क्या क्या किया था, सीसेट वाला पेपर? आज सीसेट वाला वो किया जो बोला था ना आपने, मार्क्स वाला कितने मार्क्स आए ये, तो अभी वो क्या चार्ट नहीं बनाया अभी मैंने सर उसका। अच्छा ठीक है, नगीना तुम बताओ। बता तो दिया मैंने। तो अब सबको बताओ, ये कौन बाकी पूजा काम? उसके अलावा ना कथन कारण वाले क्वेश्चन मैंने निकाले थे, उसमें से कथन उसने है ना ज्यादातर सही दिया है। अच्छा, कारण गलत दिया है? सही दिया है, कारण गलत दिया है। ठीक है। 18 क्वेश्चन में से 8 में उसने ऐसा किया है। अच्छा दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ऐसा उन्होंने 18 में से 6 का किया है। अच्छा इसके ठीक है। अलावा मैंने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में है ना, वो यही कर रहा है, बी और सी को ही आंसर बना रहा है बराबर से कई सालों से, बी या सी। ठीक है। और वन लाइनर वाले में ए और डी को बना रहा है। अच्छा ठीक है। और 2 स्टेटमेंट वाला है ना, दोनों को मेरा तो ये रहा है सर इसमें कि बराबर से सही कर रहा है, जैसे कि एक साल ए बी वाला दोनों सही दे दिए तो उससे अगले उसमें बिल्कुल भी सही नहीं करे,
जीरो दे दिया हम्म। ऐसे करके। तो ए बी वाले का तो मेरे को कंफर्म नहीं लगा कि इसमें कुछ लगा सकते हैं। वन लाइनर है, वाले में उसका भी कंफर्म है, है, उसका भी है, आप लोग तीन ऑब्जर्व नहीं स्टेटमेंट किए। वाले में कंफर्म है, हम्म। कथन और कारण वाले में कंफर्म है। अच्छा, ठीक है। और कुछ? और कुछ 4 स्टेटमेंट वाले में भी बी ज्यादातर आंसर दे रहा है। अच्छा। चलो ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर से पूछे जा रहे हैं, फिर 3 स्टेटमेंट वाले से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में फिर आता है हमारा, अब तो इस साल तो ये कथन कारण वाले पूछे गए थे, इसके अलावा 2 स्टेटमेंट वाले, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर। अच्छा ठीक है। सना तुम बताओ तुम्हारा क्या रहा? सना जी सर। तुम्हारा क्या एनालाइज किया था, तुम्हारा क्या रहा कि क्या इसे एनालाइज करने से क्या फायदा हुआ? सर एनालिसिस करने से ट्रेंड का पता चला है कि कहाँ यूपीएससी किन किन चीजों में उलझा के रखता है। अच्छा, और? बाकी सर इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं किया है, वो करूंगी तो आ जाएगा। जैसे कल सी सेट के क्वेश्चन गलत हो रहे थे सर। उलझाने से मतलब सना, उलझाने से मतलब कि कहाँ पे वो चीजों को गलत, सही चीजों को गलत कर रहा है वैसे। चलो ठीक है। मैं मतलब जैसे हमें ठीक लग रहा है वो, और ऑप्शन में ठीक नहीं होता है, वो ऑप्शन गलत हो जाता है वो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। रियलिटी तो ये है कि तुम लोगों ने ओनली है ना ऑप्शन चेक किया है, दैट्स रॉन्ग मेथड। ऐसा नहीं करना था। मैंने ये भी बोला था कि साथ के साथ वो सही क्यों हो रहे हैं। जैसे मान लो कि 3 वाले स्टेटमेंट का आप जाके देखो, मोस्टली जैसे सत्ता आ रहा है या एप्लीकेशन बेस्ड साइंस टेक्नोलॉजी का या प्रभाव डालता है, तो इसी में ही वो तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। और मोस्टली आप देखोगे उनमें 2 ही सही हो रहे हैं। या फिर बहुत नैरो अप्रोच है, उसमें वो एक सिंगल स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो वो पकड़ना था आपको। चलो ठीक है, अभी जैसे मैं बताता हूँ, वो ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि बी आ रहा, वो नहीं। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच डेवलप करो। चलो ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से करो, फ़ायदा है। पीडीएफ भेज तो दिया हूँ, पर उसको मतलब नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहा है? पीडीएफ को ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो रोटेट कैसे होगा ये। चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे। लेकिन ध्यान से देखना, मैं जो बताऊंगा जो। इसमें पेन यूज ही नहीं कर रहा, पेन कैसे चलेगा इसमें? कहाँ ओपन हो गया ये? रुको 1 मिनट। दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है सर। ये वो उधर पीडीएफ कोई नहीं ओपन हो रहा है, इसमें ओपन होना चाहिए ना। अरे इसमें ओपन हो रहा तो पेन नहीं चल रहा। रुको 1 मिनट। आ गया। देखते इसमें रोटेट होता है क्या? हाँ, रोटेट हो रहा है। अब देखो, ध्यान से देखना। देखो देखो, जैसे मोस्टली पहली गलती तो क्या होती है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि भाई यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा एनालिसिस का ये फ़ायदा हुआ कि भाई किस तरह की यूपीएससी, जैसे ऑप्शन बनाने का उसके मेथड क्या है। जैसे अगर आप ये देखोगे ना कथन कारण वाला, तो आप एनालाइज करोगे तो मैंने वो सारा वो भी डाला है। तो 2021 में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, तो हिंट दे दिया था उसने। और वो पहले अगर आप 1995 के दौर में जाके देखोगे ना, तो उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे इस टाइप के, ठीक है। तो वो हिंट दे दिया था। फिर उसने 2023 में देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे।
पहली बात। दूसरी बात, आप उठा के देख लो कि जो ये पेयर वाले थे कि केवल 1 केवल 2 कितने सही है, इस टाइप के जो थे वो 2022 में उसने 6-7 दे दिए थे और उसने एक हिंट दे दिया था कि हम अगले साल पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न ऑब्जर्व करने में एक एनालाइज मिलता है। कोई भी अगर नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर अच्छे से काम कर लो, क्योंकि वो अगले साल और ज़्यादा आने वाला है। जैसे आपकी बात देख लेना सीसीएट का मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सीसीएट के जैसे मान लो कि अगर आप देखोगे 2018-19 के बाद सेलुलिज्म वाले जो थे, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2017-18 के बाद उसने पूछना शुरू कर दिया था। उधर तो 1-2 ही पूछ रहा था, अभी तो ऐसा हो सके 7-8 9 क्वेश्चन पूछने लग गया। और मैं फिर बता रहा हूँ आपके 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से एनालाइज करने से पता चलता है कि भाई यूपीएससी किधर जा रही है, उसका माइंडसेट पता चलता है और अपने को किस वे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने एनालाइज किया तो ये मान के चलो नया पैटर्न आ रहा है, उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मतलब कितना ईजिली तुम नंबर, जैसे ये 3 स्टेटमेंट वाले से इससे ही आराम से आप 50 नंबर पा सकते हो, आराम से, कुछ भी नहीं करना। अगर आप 2011 से लेके 2023 तक के पेपर देखते हो ओनली, और वो देख लोगे कि भाई ये 3 स्टेटमेंट कब सही हो रहे हैं, कब एक्सट्रीम वर्ड दे रहा है, गलत दे रहे हैं, कब नैरो अप्रोच है, कब वाइड अप्रोच है, कब जनरल स्टेटमेंट है, कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी 3 डाटा वाले हैं, तो उसका क्या आंसर आ रहा है। ओनली यही ऑब्जर्व कर लोगे ना, 40-50 नंबर कहीं नहीं जा रहे। अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। 3 स्टेटमेंट वाले की है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 2011 में, ठीक है, टोटल क्वेश्चन थे 26, ये मान के चलो। अब ध्यान से देखना, 52 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 52 में से अपन कितने नंबर पा सकते हैं, अब देखो ध्यान से देखो। अगर एक जो मतलब मेरा माना, पहली बात इन तुक्का मत बोला करो भाई, स्मार्ट अप्रोच है, इसी से लोग IAS बन गए, क्या बात करो आप, ये सही बता रहा हूँ। वो है कि अपने बताते नहीं हैं, दैट्स अ वे, और इसको कोई तुक्का मत बोला करो, नहीं अपनी बेइज्जती करवाओगे भाई, सही बता रहा हूँ। बोला करो दैट्स द डाटा साइंस, भाई हमने डाटा पे काम किया है, एनालाइज किया है, उसके बाद में चीज़ें निकल के आई है, ठीक है। अब देखो जैसे सट्टा वाले अगर आप सही कर लो, और आराम से मैं बताऊंगा, अगर आप एनालाइज करोगे, पेपर वाइज भी करवाऊंगा तो बताऊंगा, आराम से क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं जिनको तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं। कौन कौन सा, एक तो प्रदूषण, जहाँ से गैस निकलती है, इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन होते हैं, पोल्यूशन वाले, सट्टा वाले क्वेश्चन है, वाइड अप्रोच है, जनरल स्टेटमेंट दिया है, इस टाइप के वर्ड ये आपको देखने थे। मैं यही बोला था, ये अप्रोच आपको फाइंड आउट करनी था आखिर में तीनों सही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली आप देखोगे कि तीनों जो आंसर हो रहे हैं आप ये केस कर लोगे। आप मान के चलते हैं कि इन 6 में से आप 4 सही कर लोगे, ठीक है, और कर लोगे आराम से। मैं लिख के बता रहा हूँ, अगर आपने 2011 से लेकर 2023 तक अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पैटर्न को, भाई कौन सा जनरल स्टेटमेंट है, कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कौन सा डाटा जो यूपीएससी गलत देता है, ठीक है, मंत्रालय गलत देता है, इस टाइप की जो मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, जो मैंने बताई भी थी उस दिन, तो वो ट्रिक अगर आपके पास माइंड में है, ठीक है, तो ये 4 क्या आप 6 में 6 सही कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। अब बात आती है 3 स्टेटमेंट वाले, तो 3 स्टेटमेंट में अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे हमने देखा था कि उद्देश्य जब पूछता है यूपीएससी तो उसका एक ही आंसर होता है। ये कभी कारण पूछ रहा है तो वो भी लिख लो यहाँ पे, जैसे उद्देश्य पूछता है, कारण पूछता है, तब यूपीएससी एक ही आंसर होता है। ये एनालाइज करने के बाद अब ये चीज़ें देखनी थी, ये नहीं देखना था कि कितनों का आंसर ए आ रहा है, कितनों का बी आ रहा है। ये माइन्यूट लेवल पे किसी चीज़ का एनालाइज करना हो गया। आप ये चीज़ देखो उसका आखिर में वो आंसर क्यों आ रहा है, उसका एक स्टेटमेंट आंसर क्यों आ रहा है, उसका रीजन पीछे जाके देखो, तब काम करेगी ये चीज़, ठीक है। तो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ देखोगे, कारण, उद्देश्य, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो प्रदूषण वाले, प्रदूषण को छोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, उसमें एक आंसर होता है। नैरो अप्रोच वाले ये क्योंकि करके वर्ड पूछ लेता है तो उसके एक आंसर होता है। मान लो इसमें से 3 में से आप आराम से एक तो सही कर ही सकते हो, ठीक है। अब इधर आओ 17, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये दोनों अप्रोच जहाँ मीन नहीं मिले वहाँ 2 मार के आओ। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ नहीं मिले हो 2 मार के आओगे, तो ये मान के चलो कि आप 14 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से सही कर सकते हो, ठीक है। और ये बस आपको पकड़ना है। और ये मोस्टली देखा मैंने, जो इस 2 स्टेटमेंट आते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट वो क्या कर देगा, डाटा डाल देगा तो गलत हो जाता है, या ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देगा, इसमें किसी भी सभी वर्ड इस टाइप का दे देगा, ठीक है। तो ये पकड़ना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, जब कुछ वर्ड दिया रहता है तब भी सारे के सारे सही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 14 क्वेश्चन ये हो गए सही, ठीक है, 14, 18, 19 क्वेश्चन। 19 मान लो कि अगर आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करे, कोई बात नहीं, मान लो कि 6-7 गलत भी हो गए, मान लो 2 आपके गए, 17, 34 नंबर, 34, 30, 34 नंबर। और मैं फिर बताऊँ, ये तो मैं एक उस कंडीशन में बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। जब आप इस पे एनालाइज कर लोगे ना, इसमें से एक भी गलत नहीं होगा, इस पे एनालाइज कर लोगे एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ हो सकता है कि एक आध गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर मेरा ये मानना है कि आप मिनिमम से मिनिमम 30 से लेके आप यहाँ पे 35-36 नंबर ला सकते हो आराम से। ये तो मैं मिनिमम से मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ, 30 से लेके आराम से। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आप वो नॉलेज, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉलेज वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होते हैं। आप ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जाके देखना, नॉलेज वाले ऐसा रहेगा कि 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपका आंसर एक पता है, 2 का बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो उसमें फिर वही लगाना है, ट्रिक लगानी है। जनरल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्या है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कैसी है, वाइड अप्रोच है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन जो सख्ता होता है, क्वेश्चन में अगर सख्ता लिखा है तो उसका आंसर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक डिमांड कर दिया है, स्पेसिफिक डिमांड कर दिया है तो उसका एक ही आंसर होता है। कभी उद्देश्य पूछ रहा है तो उसका एक ही आंसर होता है, कारण पूछ रहा है तो उसका एक ही आंसर होता है। तो ये चीज़ें आपको पकड़नी थी, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें आराम से आप 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ही अपने इस एग्ज़ाम में 30 से लेके 40 नंबर तक आप तैयार कर सकते हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज ही तैयार हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वो जाके देखने हैं वो 3 स्टेटमेंट क्यों सही हो रहे हैं। वहीं पे जाके लिखो जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये पहचानना सीख लो, ठीक है। उसके बाद में डाटा वाले स्टेटमेंट है, ठीक है। जब 3 फैक्ट दिया रहता है तो एक सही होता है, जब 2 फैक्ट दिया रहता है तब एक सही होता है, और जब सिंगल फैक्ट दिया रहता है वो गलत होता है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो ये 26 में से मैं बता रहा हूँ आप 23-24 सही करना सीख लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। परंतु आपको काम क्या करना पड़ेगा, 2011 से लेके जो सारे हैं 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को एक साथ जाके देखो। जैसे मैं जब ये एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये चीज़ देखा था, मैंने ये नहीं देखा था कि किसका आंसर क्या आ रहा क्या है। वो तो एक समझ में आ ही रहा है कि सबका आंसर जो मोस्टली जो 3 वाले स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। एक तो ये 30-34 नंबर हो गया। अब देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मान लो कि मेरे को कुछ जो लगा मैंने मार दिया, सकता दिखा इस टाइप के, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं सिंगल मार के नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझा, 17-6 मैंने मान लो कि 23 है, 23 में से मान लो कि मेरे आराम से 20 सही हो रहे हैं, 20-21 सही हो रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार नहीं, मान लो कि बहुत सारे में पता लग जाएगा कि एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर भी मान लो कि आप नहीं मार के आ रहे हो, यही करके देखो नए पैटर्न में फ़ायदा। अब आप क्या कर रहे हो, ओनली 2 करके आ रहे हो और सकता सकते दिख रहा है तो तीनों स्टेटमेंट सही करके आ रहे हो, ठीक है। आप सोचो कि 17 मतलब 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, काट पीट के मान के चलो, 20 दूना 40 नंबर, सोचो 52 में से 40 नंबर आ रहे हैं आपके। कोई सा देखो, उठा के देख लो, यहाँ पे देख लो, 19-28 कितना हो गया, 8 ये 27 हो गया, ठीक है। अब ये मान लो कि ये 12 है, अगर मान लो सारे तो गलत नहीं जाएंगे, मान लो फिर भी मान लिया 12 है, मान लो कि 27 में 4 गया, 46 नंबर आ गए, सोचो। तो ये चीज़ समझो। अगर आप अब इसको मैं फिर बताऊँ, तुक्का मत समझो, ये लॉजिक है। 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन मान लो कि 22 क्वेश्चन सही हो गया अपने, और ये 10 है, मान लो कि 3 कट भी गया, काट पीट के 40 नंबर। मिनिमम से मिनिमम इतने नंबर आ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अब इधर देखो, 18 में से मान लो कि अपने 15 सही हो गए, 2 इधर से काट पीट के मान लो 14 की समथिंग मान के चलो, 50 में से 28 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो जब आप बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। पर मेरा मानना है कि अगर आप दिमाग लगाना शुरू कर दोगे तो मैं गारंटी साथ बताऊँ, जैसे 26 है, काट पीट के आप 23 से 24 सही कर लोगे, ये 39 है, 35 सही कर लोगे। परंतु बस ये काम कर लो, कौन सा जनरल स्टेटमेंट होता है, कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो लगा लोगे तो फिर तो वो आराम से हो जाएंगे। अभी देखो इसमें सारे में एनालाइज करो आप, देखो जो तीनों के तीनों जो सही होते हैं, तीनों के तीनों जो सही हो रहे हैं, वो जो है सकता सकते वो मैं बताऊंगा इसके आगे वाली पीडीएफ में। अब तीनों जो गलत होते हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। देखो ये बहुत रेयर चांसेस है कि तीनों स्टेटमेंट गलत होते हैं, और वो जो गलत होते हैं वो दिख जाएंगे, वो एक्सट्रीम वर्ड है, तीनों डाटा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे। ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट वाले भी बहुत होते हैं, उसको पता लग जाएगा आपको। तो मेरा मानना है कि देखो इससे एक अप्रोच डेवलप होती है कि अपने को क्या करना है। जैसे कंप्रेंशन वाले में मैं बता रहा हूँ, उसमें जो मैंने एनालाइज किया है, जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट, बहुत रेयर चांसेस है कि 3 वाले तीनों के तीनों सही हो, 10 में से एक आध क्वेश्चन का निकलता है। 4 स्टेटमेंट है, 4 का एक आध का ही रहता है कि चारों सही हो, तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सहायता मिलेगी। बहुत जगह आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे, नए वाले जो पैटर्न में बहुत फ़ायदा है। जैसे उसमें क्या आता है, केवल एक सही, मतलब एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, नन ऑफ द अबव सही है, ठीक है। अब अपने को पता है कि भाई ये तीनों के तीनों कभी सही होते हैं, बहुत रेयर चांस। अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे किस टाइप का है, अगर मान लो सकता नहीं दिया है, ठीक है, प्रभाव नहीं पूछा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत रेयर चांसेस होता है। फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग तो बता ही देंगे। पर मेरा कहने मतलब कि आपको देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट इसी बेस पे हो गए, तो ये सबसे बड़ी अप्रोच मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ये नहीं देखना था कि किसका आंसर बी आ रहा है, किसका आंसर, ये देखना था कि उसका रीजन क्या है उसका,
ठीक है। तो ये जब काम करोगे, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको 30 से लेकर 40 नंबर दिला सकते हैं। जब भी कुछ भी नहीं करना, बस इन क्वेश्चनों को पढ़ लो अच्छे तरीके से और वह लिख लो इसका आंसर क्यों आ रहा है। बहुत जगह डाटा गलत होगा, डाटा गलत दिया होगा, एक्सट्रीम वर्ड दिया होगा, ठीक है, फैक्ट दिया होगा बहुत जगह, ठीक है, और बहुत जगह जनरल स्टेटमेंट दिया है इसलिए सही है। सम वर्ड जो है, इस टाइप के वर्ड सारे सही होते हैं, 2023 में भी अपने सही हुए थे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं, ये काम करना था आपको कि तीनों स्टेटमेंट कब सही होते हैं, जब सकता दिया रहता है। सबसे पहली बात ये चीज़ याद रख लेना, जब क्वेश्चन में सकता लिख देता है, तीनों स्टेटमेंट या स्टेटमेंट में सकता लिया, अपन याद रखना, उसको अच्छे से पढ़ना। अब ऐसे नहीं कि बहुत चीज़ गलत दी हुई है उसके बाद सकता लिखा तब भी अपन 90% में लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद सम वर्ड दिया है तो ये चीज़ याद रखना, या फिर लिखा प्रभावित करना, संभावित करना या आधारित करना, इस टाइप का वर्ड क्वेश्चन में लिखा है, ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो ये सारे आंसर होता है। मैं बताऊंगा इसके बनने वाले एक स्टोरी बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा ये क्यों सही यूपीएससी करता है, आखिर में ऐसा क्या कारण है कि ये स्टेटमेंट होते हैं वो सही होता है और नहीं होते हैं, क्या रीज़न है। दूसरा, भविष्य आधारित कोई तकनीकी का उपयोग अगर एप्लीकेशन पूछ रहा है तो उसके आंसर डी होते हैं, ठीक है। आप ही साइंस के क्वेश्चनों का एनालाइज करो, ठीक है। 90% क्वेश्चनों में यही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा, सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखोगे, उससे भी आंसर आता है तीनों के तीनों। प्रदूषण वाले तो मैंने देखा है कि 99% में ऑल के ऑल आंसर होते हैं। भाई कहाँ से क्या गैस निकल रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके देख लो, सब में तीनों के तीनों सही होते हैं, ठीक। स्वतंत्रता के नेतृत्वकर्ता के लिए मान लो जितने भी फ्रीडम फाइटर अपने उनके बारे में पूछ रहा है, उनका नाम दे रहा है, ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस उनको गलत है, क्योंकि वो भारतीय वो कभी भी नेगेटिव वे से नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर दूसरा, जनरल स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, इनमें भी सारे आंसर सही जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना। वाइड अप्रोच वाले, भाई क्वेश्चन की डिमांड ही वाइड है तो उसके सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। वाइड डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि बहुत ज़्यादा कि भाई ये किस किन क्षेत्रों को लेके इन्वॉल्व करता है, या स्पेसिफिक डिमांड है तो स्पेसिफिक डिमांड में इस टाइप के आएंगे, एक स्टेटमेंट वाला आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, विशेषताएं क्या है, जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हो, सकारात्मक लाभ क्या है, संबंध क्या पूछ रहा है, जब संबंध दो टेक्नोलॉजी के बीच में, अगर दो टेक्नोलॉजी के बीच में कंपैरिजन करता है तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर देखना, उसका भी तीनों के तीनों सही जा रहा है। तो ये काम करना था आपको कि भाई आखिर में तीनों स्टेटमेंट सही क्यों हो रहा है, ठीक है। आखिर में जैसे मान लो कि अब ये मैंने किया है कि एक स्टेटमेंट कब आता है, जब उद्देश्य से पूछता है। 90% मैंने देखा है कि जब उद्देश्य से पूछता तब एक स्टेटमेंट सही होता है 3 में से। नैरो अप्रोच पूछ रहा है तब क्वेश्चन की डिमांड ही नैरो है, तब एक स्टेटमेंट सही होता है। अगर 3 फैक्ट है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन से निपटने का तरीका है। अब ये समझ लो, जब 3 फैक्ट है, मतलब 3 स्टेटमेंट है, तीनों फैक्ट है तो एक ही सही होगा। जब 2 फैक्ट है तो एक सही होगा। अब एक ही फैक्ट है और एक जनरल स्टेटमेंट दिया है तो ये फैक्ट वाला गलत होगा, जनरल स्टेटमेंट वाला सही होगा। तो ये जो 1 और 2 खतन वाले हैं ना, उसमें भी लागू होगा ये वाली चीज़। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। फिर आता है दिस एंड दिस नॉट एक्सचेंज वाला, जब स्टेटमेंट में इस टाइप का जोड़ देता है तब गलत होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के टॉपिक में जब सिंगल आंसर आता है, डाटा दे देता है, एक्सट्रीम वर्ड दे देता है तो उससे स्टेटमेंट जो 2 गलत होते हैं वो इससे कट जाते हैं। स्पेसिफिक डिमांड पूछ लेता तब मोस्टली एक ही आंसर आता है। मूलतः वर्ड देता था, देखो मूलतः वर्ड से क्या 2023 में 2 क्वेश्चन सोल्व हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। जब कैरेक्टरिस्टिक लक्षण पूछ रहा है, नैरो में पूछ रहा है, तब उसका एक ही सिंगल आंसर आता है। या जब क्वेश्चन में बोल देता है क्या है, कैसे है, कब है, तो ये वर्ड जो होता है इसका भी आंसर मोस्टली एक ही आता है। तो ये नोटिस करो आप। इन्वायरमेंट का नैरो अप्रोच वाला कोई क्वेश्चन है तो उसका स्वाभाविक बात है एक ही स्टेटमेंट सही होता है। सर्वाधिक प्रभावित करता है, जब क्वेश्चन में लिख देता है इस टाइप का वर्ड, सर्वाधिक प्रभाव क्या रहेगा, ठीक है, मतलब बस स्वाभाविक बात है स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। साधक भूमिका क्या है, साधक भूमिका मतलब इंपॉर्टेंट क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो इंपॉर्टेंट मैसेज एक ही होगा ना, 10 तो नहीं होंगे ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ काम करो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक पता लगेगा कि किस टाइप के स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को पता करो आप, तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एक स्टेटमेंट वाले, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसके बाद में A, B, C और D है, ठीक है, इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो जो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, अगर 2020 के बाद आप देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, तो इस वाले में ऐसा हो रहा है कि न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन कोई फॉर्म हो रहा है तो उसका ए आंसर आता है, और अननोन क्वेश्चन का जो है, मतलब नॉन क्वेश्चन का आंसर डी आता है। नॉन क्वेश्चन मतलब जो आपके स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आएंगे, अब ऐसा भी नहीं कि ऐसे अब बिना अंधेरे में तीर मारा रहे,
आपको देखो जैसे मान लो कि यूपीएससी 2028 क्वेश्चन आए थे, अब 28 में से सिंगल वाले आप हो सकता है कि आराम से 8-10 तो सोल्व कर ही लोगे, आप पढ़ोगे इतना तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि बचे 18 क्वेश्चन, अब मान लो उनको नहीं आप सोल्व कर पा रहे हो, तो उसमें अप्रोच देखनी है कि भाई नया क्वेश्चन बना है क्या, तो ए मारो, ठीक है। और नॉन क्वेश्चन है कि हाँ ये अपने स्टैटिक पार्ट का सिलेबस क्या है, अपने GS 1 2 3 4 का सिलेबस क्या है, तो उसको देखो कि डी तक उसका पॉसिबिलिटी क्या है। वहाँ पे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, उसमें भी लगता है पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच, तो हर क्वेश्चन में लगती है, तो आपको देखना है। देखो अब ये देखो ये नई वाले अप्रोच में देखो, यहाँ से 2020-21 बाद यहाँ से बहुत कम सही हो रहे हैं बी और सी वाले, ज़्यादा सही कौन से हो रहे हैं, ए ओ डी वाले। तो ये मैंने बताया था कि ये नया ट्रिक है, ठीक है। पर ऐसे नहीं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप आराम से आंसर निकाल लोगे, पर आपको बस ऑब्जर्व करना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और वो जब आप देखोगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर ए आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर डी आ रहा है, और डी किस, और वो तो एक ट्रिक देखो, ये तो है ही। दूसरा एक मैंने ट्रिक भी बताया था, जब भी क्या करता है यूपीएससी 4 स्टेट इस टाइप का देता है, तब 2 में सिमिलर वर्ड दे देता है, तो आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिल जाती है कि इन दोनों में से आंसर होगा। तो बहुत बार ऐसा होगा 2 ये कट जाएंगे, कई बार ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, कई बार ऐसा होगा ये कट जाएगा, तो वो बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये आपको ट्यूशन को जाके पढ़ना है कि वहाँ पे सकता पॉसिबिलिटी दिया था, कुछ में आपको जैसे कुछ वर्ड मिल जाएगा तो उससे स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। कुछ में क्या होगा कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया था, वही आंसर में दिया है, इससे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत सारी ट्रिक है, वो तो मैं सिंगल स्टेटमेंट वाली ट्रिक बताऊंगा ही, पर मेरे कहने का मतलब कि आप खुद से भी आइडेंटिफाई करो। अभी आपके सामने क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के जाके देखो उस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आ रहा है, ए क्यों आया, डी क्यों आ रहा है, बी क्यों आ रहा है, सी क्यों आ रहा है, और क्यों नहीं आया, तो ये जाके खोजो, वो ऐसा स्टेटमेंट दिया था। या एक बार आप जाके देखना, उसमें जब इस टाइप के होते हैं बी सी डी, तो उसमें क्या होगा, कुछ जैसे 3 में सेम दे देगा कि ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑटोमेटिक कट गया, ठीक है। अब इन 3 में से देखना है, अब 3 में से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस अकॉर्डिंग में आंसर केस करने के प्रयास करो। दूसरा बात जो मैंने देखा है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन मान लो कि कोई बनाया और आधा ही छोड़ दिया उसका, जैसे मान लो कार्बन क्रेडिट क्या है, इस टाइप के आंसर है मोस्टली ये होते हैं, ठीक है। तो वो आप ऑब्जर्व करो, जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा ही, पर मैं फिर बता रहा हूँ, अभी बैठ के ये एनालाइज किया, इसके उस लेवल तक लेके जाओ ताकि वहाँ से आप आंसर निकाल पाओ, तो ये तब जाके ये मेहनत जो है फ़ायदे करेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, सिंगल वाली स्टेटमेंट आप देख लो, मिनिमम से मिनिमम 30 तक आ रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम तो 50 तक गए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये आइडिया, अगर डाटा साइंस से काम करोगे इसमें, तो इनमें से मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी नए पैटर्न से। अभी देखो, अब नए पैटर्न पता कैसे लगे भाई, यहाँ से देखो, एक लगभग 30 35 40 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया लगा, तो ये मान के चलो 35 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अगर आप उन आराम से नए क्वेश्चनों में जो है, मेरा मानना है कि इसमें से ना मेन जो स्टैटिक वाले रहेंगे, कम से कम भी इसमें 25 क्वेश्चन स्टैटिक वाले रहेंगे, और 15 क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो करंट अफेयर से आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों में देखो, मोस्टली जो 15 में से है ना, देखना, अभी ऑब्जर्व करना। अब आप है ना 2021-22-23 का पेपर उठाओ, 2021-22-23 का उठाओ, उसमें जो न्यू क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आया है, या कोई नई चीज़ उसने पूछी है, तो मोस्टली 15 में से 10 का क्वेश्चन ए रहेगा। आप जाके देखो, ये ऑब्जर्व करो। और जो नॉन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन तो आप जो कर ही लोगे, और कुछ क्वेश्चन मान लो 25 में से आपने मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 बचे, 15 में से मोस्टली मैं बता रहा हूँ 7-8 का तो आंसर डी रहेगा। अभी आप ऑब्जर्व करो जाके, अब यही मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जिनका मान लो कि बी और सी आ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ देगा, वो कुछ पॉसिबल स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। किसी में मान लो कि वो एक्सट्रीम वर्ड बना रहा है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कई बार अपने को क्वेश्चन में हिंट दे देगा, जैसे मैं वो बताया था कच्छ भूमि वाला क्वेश्चन जो बताया था, ठीक है, लवण भूमि वाला जो 2021 में आया था, उसमें भी हिंट दे दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड कैच करने हैं, ठीक है, तो वो अगर कुछ स्मार्ट गेस में मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन को देख के भी अप्रोच होती है। तो ये जो क्वेश्चन मान लो कि आप 10 और ये मान लो कि 17-18 सही कर लिए, अब जो ये बचे हैं मान लो कि 17-18 क्वेश्चन है, इसमें से अपने को 5-10 क्वेश्चन वो निकालने हैं, ताकि अपने आराम से मैं मान लो 35 से 40 क्वेश्चन में कट पीट के अपना 20 के समथिंग सही हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो मिल जाएगा, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आपको खोजना पड़ेगा और आराम से मिलते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, वो आप खोजोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं बताता हूँ एक चीज़, इसका आंसर ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो क्या होता है, देखो यूपीएससी एक तो पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो वो ऐसे 11 पेपर नहीं बना सकती, ठीक है, कि उसको पेपर बना दिया, उसकी आंसरेबिलिटी रहती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन, देखो एक चीज़ याद रखना, एक मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, इसके पीछे
ये आखिर में अपन ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है भाई। ऐसे नहीं सम वर्ड हमेशा सही क्यों होता है, सट्टा वर्ड क्यों सही होता है, इसके मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि पूर्णतः वर्ड जो साइंस में सही हो जाता है, परंतु जब अगर पॉलिटी इनमें लगता है तो गलत क्यों हो जाता है, वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इस कहानी को सुन के, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे एक होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, ये एक स्केल होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ध्यान से समझना, एक होती है ऑब्जेक्टिव पढ़ाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। एक होती है सब्जेक्टिव। ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको, ठीक है। ये जीएस सीसेट में दोनों में हेल्प करेगा। ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है ये भाई, छोटी मोटी काम नहीं कर रहे अपन, इस चीज़ को आप सोच समझो। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब कोई चीज़ जो मतलब यूनिवर्सल होती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 + 1 = 2 ही होता है। तो मैथ जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं होता है। 1 + 1 नगीना ने बोला कि 3 होता है, सना बोली 4 होता है, ठीक है, अमित बोल रहा है 5 होता है, नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होगा इसमें। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव इन द सेंस वो जो सब्जेक्ट का नेचर होता है, उसमें भाई फिक्स होता है आंसर। इसलिए आप सीसेट में देखो बहुत रेयर चांसेस होगा कि वो उसमें अगर स्पेसिफिक पूछ रहा है कोई चीज़, इसलिए देखो उनका आंसर एक ही रहता है, मतलब एक फिक्स नंबर आता है, ठीक है। तो ये साइंस समझो। जैसे मान लो कि अपन इसको स्केल में डिवाइड करते हैं, ये 0 है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। ध्यान से समझना। तो जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गई, ध्यान से समझना ये चीज़। तो ये क्या फिक्स है इनका साइंस का। जैसे भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई मान लो कि कोई बीमारी हो रही है, तो भाई ये एंजाइम है, इसके कारण हो रही है, ख़त्म बात। और साइंस ने उसको पुष्ट कर दिया है। तो इसके कारण क्या होता है, जो साइंस वाले में देखना आप, जैसे पूर्णता वर्ड है, पूर्णता जैसे 2021 वाला पेपर उठा के देखना आप, उसमें उन्होंने सही किया है। उसके रीजन है भाई माइक्रो जो आया था कि माता से वो जो है विषाणु जो है ट्रांसफ़र होता है, वो पूर्णतः माता के गर्भ से ऐसे स्थानांतरित होता है बच्चों में, ठीक है। तो ये साइंस है। तो वहाँ पे ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ समझना, साइंस वाली क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच करनी है। जब जीएस का आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक्सट्रीम वर्ड तो काटोगे ही, परंतु ऐसा भी नहीं है कि वो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, तो उसको नहीं काटोगे। जैसे भाई 1 + 1 2 ही होता है, ये चीज़ समझो। अब इसको 1 + 1 3 नहीं बनाया जा सकता। तो इस कारण से जो साइंस वाले क्वेश्चन में आप देखना, ऑब्जर्व करना कि साइंस वाले मोस्टली जो डी आंसर होता है, ठीक है, या फिर साइंस वाले में कुछ एक्सट्रीम वर्ड भी दिया, तब भी कभी-कभी सही हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा कहाँ सही हो रहा है। तो वो चीज़ याद रखना, उसके रीजन है कि कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे कुछ साइंस में कुछ रिसर्च हो चुकी है, तो भाई फिर उसका आंसर वो आएगा, स्पेसिफिक है। कोई बीमारी का पता लग चुका है तो स्पेसिफिक है वो, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव जो साइंस वाले, मैथ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, लॉजिक वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका जो है आंसर जो प्रोबेबिलिटी फिक्स रहता है। अब बात है अपने सब्जेक्टिव की टाइप की नेचर। तो सब्जेक्टिव टाइप का नेचर होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ये सारे सब्जेक्टिव क्या इसमें क्या वेरिएशन के चांसेज रहते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि पॉल्यूशन वाले को आंसर क्यों रहता है। पॉल्यूशन वाले का आंसर इसलिए रहता है, जैसे मान लो कि अब की बार भी आया था, याद करो 2023 में क्वेश्चन आया था कि सोने की खदान वाला जो क्वेश्चन आया था। तो सोने की खदान भाई, उसमें वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेसिफिक एरिया दे रहा है, भारत में बोल रहा है, वो मतलब सोने की खदान बोल दिया। अब सोने की खदान तो भारत में भी मान लो पाई जा रही है, अफ्रीका में भी पाई जा रही है, अमेरिका में पाई जा रही है, रशिया में भी पाई जा रही है। अब फिर वहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से ये प्रदूषण निकलता है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है चीज़ को। हो सकता है इंडिया में वो प्रदूषण नहीं निकल रहा हो। तो यूपीएससी कभी भी देखो सब्जेक्टिव नेचर, वो डिफरेंट जो मान लो रिसर्च होगी या डिफरेंट नॉलेज पर्सन के मान लो कोई क्वेश्चन बना रहा है, तो भाई ये वाइड ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है कि हाँ मैंने बोल दिया कि भाई सोने की खदान से यही प्रदूषण निकलता है। पता लगा कल ही रिसर्च हो गया और अफ्रीका के जो सोने की खदान में कौन सी गैस निकली, उससे मर गए लोग। तो ये सब्जेक्टिव है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं। इसीलिए जो सम वर्ड होते हैं, ठीक है, ये सही होते हैं। कैन वर्ड होता है, ये सही होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि भाई यूपीएससी को पता है कि भाई कल ये चीज़ चेंज हो सकती है, मे बी सम चांसेस कि कल कोई ऐसी घटना घट जाए, ठीक है। पर दूसरी एक चीज़ याद रखना, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी वाले जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो कभी बदलते नहीं। इसलिए मोस्टली देखना ज्योग्राफी वाले स्टेटमेंट, जैसे 2 स्टेटमेंट वाले में सी आंसर आ रहा है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप। तो क्योंकि ज्योग्राफी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट है, वैसे नहीं कि क्लाइमेटोलॉजी चेंज हो जाएगी, मौसम का वेरिएशन कहीं से चेंज हो जाएगा, नो नेवर, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखो जो स्पेसिफिक, जैसे आपकी बात वो आया था कि जैसे ठंडी पवनी इधर चलती है, ये चलती है। अब ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा।
तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्टिव, कौन सी चीज़ सब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे अब की बार आया था कुछ वर्ड दे दिया था, तो कुछ वाले वर्ड भाई समझ बताओ। जैसे मान लो कि भाई इस पीएच मान में कोई जीव रह सकता है, नहीं रह सकता, इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2023 में, तो उसका कारण है वो सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि इंडिया में आज नहीं रह रहा हो, कहीं और दूसरी कंट्री है वहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखो। इसीलिए जो ये सारा गेम है यूपीएससी का, मैं फिर बता रहा हूँ, यही कारण है कि सब्जेक्ट नॉलेज से नहीं निकलता, इसमें सब्जेक्टिविटी है। तो आपका माइंड सेट भी ऐसा होना चाहिए। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ यूपीएससी इस टाइप का पेपर क्यों बनाते हैं। आप अदर एग्जाम जाके देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी पेपर एक अलग चीज़ है। आप स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम, दिन रात का अंतर है। इसका पेपर का अप्रोच जो है भाई, बनाने में अप्रोच जो माइंड सेट लगता है वो अलग है। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात चलती है, क्योंकि माइंड सेट जो है वो, अब ये क्यों बनाना होता है, जब याद रखना कि जैसे कभी आप अगर कल मान लो कि आईएएस अधिकारी से कब मिलोगे, या मान लो कोई आईएएस अधिकारी बनता है, ध्यान से समझना ये रीज़न क्यों है कि इस टाइप का पेपर क्यों बनता है पीटी का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई घटना घट गई, ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि आप एक आईपीएस अधिकारी हो, आपके पास एक समुदाय आता है और आपके बात बताता है कि हमारे इस दूसरे समुदाय ने हमारे खिलाफ ये घटना की, ठीक है। अब ये फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब अगर वो सोचो कि उसी फैक्ट को बेस के आधार पर कोई डिसीजन ले ले, तो भाई फिर वो तो गलत है, क्योंकि जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं सुनोगे तो आप कैसे एनालाइज कर पाओगे। तो यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वो एनालिटिकल अप्रोच आपके अंदर डेवलप करना चाहती है। तो भाई आपको यही चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ, ये डाटा साइंस ही है कि आपको ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना। अब हाँ, कोई क्वेश्चन देखा पढ़ा, उसका आंसर नहीं मानना है। आप ये चीज़ सोचो कि उसमें क्या है, कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, या रिजिड वर्ड दिया है। जैसे मान लो कि अभी एक चीज़ नोटिस करना, जैसे आपको मान लो कि ब्यूरोक्रेट है, उसको कोई नेता आके बोला कि ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, या ये काम हो सकता है, आप देख लो एक बार, ठीक है। तो इन चीज़ों में बहुत अंतर होता है, इस वर्ड्स को कैच करना और इसके अनुसार डिसीजन लेना ना। जैसे हो सकता है, तो मतलब कि वो नेता ये बोला कि आप देख लो, अगर आपके है कैपेसिटी में तो कर भी सकते हो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसने ये बोला कि होना ही चाहिए, तो ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो इन स्टेटमेंटों का अंतर है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे, जब तक ये अप्रोच नहीं समझोगे किस चीज़ में सब्जेक्टिविटी का स्कोप है, किस में एकदम ऑब्जेक्टिव, भाई ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो। इस कारण से जो स्टेटमेंट वाले वर्ड होते हैं उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो वो लॉजिक इसीलिए जो 3 स्टेटमेंट वाले होते हैं, 4 स्टेटमेंट वाले होते हैं, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं वो लॉजिक छिपा रहता है। और वही लॉजिक आपको कैच करना, तो वो कैसे माइंड सेट आपका तैयार होगा। अब देखो मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ आपको, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये काम करो यार, ऐसे नहीं, ये पेपर का ही से एग्जाम का नेचर ही है। अगर आप ये सोच रहे हो गधा मजदूरी करके इस एग्जाम को निकालने की, भूल जाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं निकलेगा। मैं भाई पिछले 6 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई भी की है, ठीक है, मैं अभी 3-4 साल से नहीं करता, वो एक अलग मामला है। परंतु ऐसा नहीं, मैंने जब इस एग्जाम की जितनी कैपेसिटी से जो पढ़ाई करनी चाहिए वो मैं करके देख चुका हूँ, और उससे पेपर नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी आप खुद सोचो ना, जैसे अभी यूपीएससी पे डिमांड चल रही है कि इसकी एज कम कर दी जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये गलत अप्रोच है, इसको फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अभी जैसे 28-30, हाँ ये 1-2 साल कम कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि कम क्यों नहीं करते, इसके रीज़न को समझो। देखो कोई अप्रोच होती है, एक तो होता है कि भाई एक बंदा जो है जन्म से ही जो है वो बहुत मतलब गोल्डन माइंड लेके मान लो जन्म लिया है, ठीक है, तो उसको बहुत चीज़ें सीखने में बहुत जल्दी फास्ट वो सीख जाएगा, तो उसका ग्रोथ ऐसे रहेगा, ठीक है, उसका ऐसा ग्रोथ रहेगा। तो अब भाई ऐसे जो बुद्धि वाले लोग हैं इंडिया में या कहीं पे विश्व में, मान लो कि बहुत रेयर लोग होते हैं, 1% लोग होते हैं जिनको कुछ भी ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी ऐसे बोला जाता है कि बचपन से सीख के आए हैं, मतलब समझ लो माँ के गर्भ से सीख के आए हैं कि भाई वही इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। वो ऐसे लोग 1% ही होते हैं, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, अब जो रामानुज थे मैथ के जो मैथेटिक, तो हर कोई नहीं हो सकता ऐसा ना। आज अपन हज़ारों ऐसे रामानुज क्यों नहीं पैदा कर पाए इंडिया में, तो ये चीज़ हर कोई नहीं होता। एक अप्रोच होती है लर्निंग प्रोसेस, धीरे 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 ग्रोथ होती है, धीरे धीरे आदमी समझता है, जीवन को समझता है, इस तरीके से अप्रोच से आगे बढ़ता है। तो वही है यूपीएससी एग्जाम में भाई पहली बार अटेम्प्ट दिया, उसको समझ में नहीं आया, फिर जैसे टॉपर क्यों बोलते हैं भाई बार बार पेपर देखो, तो पेपर देखोगे ना आप समझ में आएगा, अच्छा यूपीएससी ये है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, अच्छा यूपीएससी स्टेटमेंट में कुछ लॉजिक देता है, धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है, फिर इस एग्जाम की जो रियल डिमांड है आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो इसमें टाइम लगता है यार, ये रियलिटी आप एक उठा के देख लो ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग यूपीएससी रियलिटी में अगर आप देखोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि अपन एक 6 साल का डाटा लेते हैं, ठीक है,
मान लो कि पहले टाइम में सक्सेसफुल होने वाले, दूसरे टाइम में सक्सेसफुल होने वाले, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से समझना इस ऑब्जर्व को। अब एक पाई चार्ट आपने ये ग्राफ सुना ही होगा। ये लोग होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 का अपन मैं डाटा ले रहा हूँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो पहले टाइम में क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत, ये मान के चलो ये होते हैं 1% लोग, समझ रहे हो। इसके बाद में दूसरे टाइम में हो रहे हैं, ये मान के लोग लेके चलो 4 से 5% लोग होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। 3 वाले टाइम में ये होंगे 15 से 20% लोग होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथे टाइम में, ठीक है, वो होंगे कम से कम 25 से 30, ये ज़्यादा मेजोरिटी यहीं पे होता है, चौथे पाँचवें में ज़्यादा मेजोरिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना। तो मेरा कहने मतलब ये चीज़ समझो। अब भाई यही बंदा पहले 4 अटेम्प्ट से फेल होता आ रहा था, इसमें पास कैसे हो रहा है भाई? वो लॉजिक को समझा है, उसी ग्राफ है उसका ऐसे ग्रोथ हो रहा है। तो यूपीएससी एग्जाम में फिर बार बताऊँ, जब तक आप इस लॉजिक को नहीं समझोगे और आप एक गधा मजदूरी करते जा रहे हो, मैं फिर बता रही हूँ पेपर कभी नहीं निकलेगा, नेवर। ये वनडे एग्जाम नहीं है, नहीं पीसीएस एग्जाम है। फिर बार ये चीज़ जब तक आपके अंदर ये माइंड में समझ में नहीं आएगा, आप देख लो पीसीएस इस लेवल तक आज तक कभी ना पहुँचा है, कोई पीसीएस ना कभी पहुँच पाएगा। इसकी अप्रोच है, और इसका अप्रोच इसीलिए है। और आप सबसे बड़ी बात है कि यही यूपीएससी के एग्जाम में जो आपको इस इंडिया की सबसे बड़ी पावर आपको पोस्ट देता है। तो बड़ी पावर की पोस्ट नहीं देता आपके, उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्वाभाविक सी बात है ये चीज़ें जब। दूसरी बात, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यूपीएससी क्यों नहीं एक सिलेबस आइडेंटिफाई, बस सिलेबस ही देता है, बुक क्यों नहीं देता है। जैसे अपन जब कॉलेज लाइफ में होते थे, स्कूल लाइफ में होते थे, तो उसका फिक्स एक सिलेबस होता था, ठीक है। सिलेबस है, बुक पढ़ के चले गए, उसमें से एग्जाम आ गया, ठीक है, पास हो गए। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है कि कल आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे आपको कोई भी जो कंडीशन है या सिचुएशन आपके सामने बता के नहीं आएगी। कल ही पता लगा, आप कल ही पहले दिन ज्वाइनिंग किया और उस जिस क्षेत्र में आपने ज्वाइन किया, जिस जिले में दंगा हो गया, आप क्या करोगे आप? तो वैसे ही यहाँ पे होता है। इसीलिए यूपीएससी है ना, रैंडम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, जो आपने क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं पढ़ा, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी पीटीटी 65 पढ़ लो, सारी कोचिंगों के नोट्स पढ़ लो, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, आप 30 से 40 क्वेश्चनों के बाद में, उसके बाद में आइडिया भी नहीं लगता कि किस दुनिया से वो आए हैं क्वेश्चन। तो वो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाओ भाई, यही अप्रोच है, इसी से एग्जाम पास करोगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, 2011 से लेके 2023 तक का पेपर जितनी बार निचोड़ निकालोगे, और जैसे कभी गन्ने की दुकान पे गए जो गन्ना निकालता है अब ये चीज़ मतलब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये रियलिटी में यही अप्रोच है। आप सोच रहे हो कि मेहनत के भरोसे निकल जाओगे, नो नेवर। मेहनत करनी है, परंतु ये नहीं कि आप इसी के पीछे पड़े हो, पेपर देख ही नहीं रहे हो, पेपर से एनालाइज नहीं कर रहे हो। जैसे गन्ना जब पहली बार देता है ना, थोड़ा सा ही उससे जूस निकलता है, फिर वो दूसरी बार देता है उसी गन्ने को, फिर वो थोड़ा सा वो निकलता है, तीसरी बार देता है, चौथी बार देता है, पांचवी बार देता है, तब जाके वो असली गन्ना निकल के आता है। यही अप्रोच आपको अपनानी है। इस पेपर में जब बार बार देखोगे आप, तो आपको एक से एक नया क्लू मिलेगा, और एक क्लू है जो एग्जाम निकालेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसलिए मैंने क्यों घुमाया, ये चीज़ें क्यों करवाई आप लोगों से। आप जब इसी पेपर को बार बार घूमोगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आपको ये अप्रोच डेवलप हो जाएगी। भाई मेहनत से ज़्यादा इसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। जिन लोगों का ना मतलब पहले दूसरे टाइम में निकल जाता है, वो रीज़न है कि वो चीज़ सीख चुके हैं। इसका मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। बस कुछ लोगों को, जैसे मुझे भाई पहले दूसरे टाइम में तो कुछ भी आता पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही अप्रोच है। और जब तक आप बार बार पेपर नहीं देखोगे तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब इधर आओ, देखो 2 स्टेटमेंट वाले में तो समझ में आया। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही अप्रोच है। आप बार बार पेपर को जाके देखो भाई, ये जाके देखो भाई जनरल स्टेटमेंट क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होता है, ये इसमें ये देखो यहाँ पे गलत क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे सही क्या था, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो। यही पेपर में कर लोगे 2011 से 23, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, आज ही आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं है। 70-80 नंबर आपके फिक्स है आज ही, बिना पेपर के कुछ तैयारी किए भी। आपने अगर एक बार बेसिक से पढ़ा है, चीज़ें पता है, जनरल स्टेटमेंट आप पकड़ना सीख रहे हो, एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना सीख रहे हो, डाटा पकड़ रहे हो, तो डाटा क्यों गलत देता है, ठीक है। देखो डाटा गलत देने का रीज़न मैं एक बताता हूँ। डाटा गलत देने का रीज़न ये रहता है, यूपीएससी देखो, जैसे मान लो कि कल, ध्यान से समझना, आपकी एनालिटिकल पावर कैसी है, ठीक है, ये चीज़ समझो। एनालिटिकल पावर, जैसे मान लो, मैं ध्यान से समझ रहा हूँ, मैं एक डाटा दिया, हिंदू है जो इंडिया में 99% है, ठीक है, मुस्लिम दिया मैंने 13% है, ध्यान से समझना, और मैंने क्रिश्चियन बोल दिया ये कि 20% है। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई जब ये 99% ये हो गया तो ये हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, काटो। तो मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। तो डाटा इसीलिए गलत देता है, आपको देखना, उस डाटा को एनालाइज करके ही आपको पता लग जाएगा भाई ये डाटा तो गलत है, फालतू की बात कर रहा है।
तो यूपीएससी ये आपके एनालिटिक जो पावर है उसको डेवलप करना चाहता है कि आपके अंदर ये अब ऐसा नहीं कि आप गूगल सर्च कर रहे हो, जब आप 27 कल ब्यूरोक्रेट बनोगे और वहाँ पे जब पता लग रहा है कि जैसे जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना, जीएसटी कलेक्शन मान लो कि 2017 में आया 1 करोड़, ध्यान से समझ रहे हैं चीज़ को, 2018 में आया 2 करोड़, ठीक है, फिर आया 2019 में 3 करोड़, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 2020 में बोल दिया कि आपके अधिकारियों ने कि 50 लाख ही आया। अगर आप उसको भी सही मान के आगे बढ़ रहे हो तो मतलब इसके अंदर आपके अंदर एनालिटिकल पावर नहीं है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो भाई, ये क्यों कैसे उल्टा इंक्रीज होकर 4 करोड़ आना चाहिए ना, तो ये अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए डाटा गलत होता है। तो वो डाटा इसलिए गलत हो, आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई ये इस टाइप का डाटा कैसे है। जैसे एक 2018 में क्वेश्चन आया था एक, है ना, हाँ 2018 में क्वेश्चन आया था कि बैरन आइलैंड से ये कितनी दूर है ये द्वीप, उसमें 135 किलोमीटर से दिया था। अब आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि पहली बात तो यूपीएससी की इस क्वेश्चन से क्या मतलब है भाई, 135 किलोमीटर क्यों, फालतू की बात बोल रहा है, इस डाटा को मतलब ही नहीं है। तो वो गलत था वो डाटा। तो ये डाटा क्यों गलत होता है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। दूसरी बात, मान लो कि इंडिया की भाई जीडीपी ग्रोथ, जैसे इस टाइप के वर्ड क्वेश्चन आते हैं कि सतत बढ़ रही है। अरे अपने को भी पता है भाई, कोई चीज़ जीडीपी ग्रोथ ऐसे नहीं होती है, कभी महामंदी आ गई ऐसे बढ़ती है, तो पता है वो इसलिए गलत है। तो आप लोग है ना, मतलब फिर बता रहा हूँ, अभी तो आप क्या वो वर्ड पकड़ते हो स्टेडली डिक्रीज होता है, भाई वो वर्ड गलत होता है। अरे आप खुद ही सोचो ना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि चावल का उत्पादन लगातार 10 वर्षों से भारत का बढ़ता ही जा रहा है, तो भाई गलत होगा भाई, कभी हो सकता है प्रोडक्शन, जैसे मान लो इस साल 2019 में हुआ 400 मिलियन टन, ठीक है, फिर हुआ 450 हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में 430 हो गया, ठीक है, पर ये बढ़ता तो जा रहा है, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं एक बार रिड्यूस हो गया, एवरेज हो सकता है कि बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है। और जब आप सीसीएट में ये चीज़ एनालाइज करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप बिना सोल्व किए निकाल लोगे। तो मैं जो कल बता रहा था कि 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी दिमाग नहीं, आपको यही लॉजिक लगाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ भाई स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ नोटिस करना कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट होते हैं वो सही क्यों होते हैं। जहाँ पे जैसे हमेशा एक चीज़ रखनी, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहे पीटी से लेकर मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, इस एग्ज़ाम में सबसे मेन पाथ मैं बता रहा हूँ, बुद्धा का गोल्डन पाथ बोलते हैं उसको, गोल्डन पाथ, ठीक है, मध्यम मार्गी रहो, कभी भी एक्सट्रीम मत जाओ अपने को। तो यूपीएससी के क्वेश्चनों में यही अप्रोच अपनानी है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, आपको एक्सट्रीम वर्ड नहीं अपनाना है, ठीक है, आपको मध्य मार्गी रहना है। तो ये मध्य मार्गी वाले वर्ड हैं, कुछ है सकता है भाई, जैसे आप अगर आपने जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, उसमें मैं बताता हूँ एक चीज़, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है ना, जैसे ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि आपने नरेंद्र मोदी को देखा है, ठीक है, तो जैसे अब मैं बोलूँगा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस टाइप की अप्रोच होती है। मतलब वो जैनिज्म को मैं सिद्धांत का नाम भूल रहा हूँ और आप उसको पढ़ते भी हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई चीज़ भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं, आप कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो इस टाइप का जो ज्ञान होता है, मतलब उसको मैं भूल रहा हूँ नाम, आप जैनिज्म में जब पढ़ोगे ना, श्यादवाद, हाँ श्यादवाद में ये रहता है कि हर चीज़ को डाउट की तरफ से देखो। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन करो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, तो भाई ये देखो, ये डाउट, ये डाटा क्यों किस काम का है। जैसे मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ज्योग्राफी जो डाटा रहता है क्वेश्चन का, ज्योग्राफी का डाटा वो गलत रहता है। आप उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चन आए 2011 से लेकर ज्योग्राफी का जो भी डाटा दिया है वो गलत दिया है। क्यों देते हैं आप ये चीज़ समझो। एक में ऐसा बोला कि इतने मीटर तक जो है चक्रवात के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, भाई वो गलत है। समझ बात, कोई ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा अंदर भी हो सकता है, गहरा भी हो सकता है। तो वो चीज़ समझना कि आखिर में वो डाटा क्यों गलत देता है, उसके पीछे कोई लॉजिक रहता है, ऐसे नहीं है। तो मेरा कहना मतलब कि आप ऐसे काम करो ना, कि ऐसा नहीं कि आप ये ABCD देख रहे हो, उससे नहीं। मैंने क्या बोला था, अप्रोच देखो कि वो आंसर क्यों आ रहा है। मैंने कल सीसेट के लिए भी यही बोला था आपको कि आप ये सोचो कि वो उसका आंसर क्यों दे रहा है, वो एक्सट्रीम वर्ड को क्यों काट रहा है। भाई वो आप सिखाने का प्रयास करता है आपको। इस एग्ज़ाम का नेचर समझो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम का नेचर ही यही है कि आप सीखो, क्योंकि कल आप IAS अधिकारी बने तो डिसीजन मेकिंग आपका कैसा होना चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं किया तो फिर क्या है, ठीक है। अब इधर आओ 2 स्टेटमेंट वाले में। अब मैं 2 स्टेटमेंट वाले की ट्रिक बता रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, एक तो एक्सट्रीम वर्ड काटो, डाटा वाला काटना है, ठीक है। मिनिस्ट्री इस टाइप के है, उद्देश्य पूछ रहा तो एक ही आता है, ठीक। जनरल स्टेटमेंट दिया तो तब 2 आएगा, पॉसिबल स्टेटमेंट दिया तब 2 आएगा, सकता दिया है तब 2 आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो लागू हो रहा है ना, ये वाली चीज़ें ये याद रख लेना, ये हर में लागू होगी, ये 3 स्टेटमेंट वाले में नहीं, सब में लागू होती है ये चीज़। अब यही है कि आपको खोजना है, आप इस खोजोगे तब पता लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना,
दो स्टेटमेंट वाले जो रहते हैं, अगर आपको नॉन क्वेश्चन रहेगा उसी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर डी जाएगा, क्योंकि वो आपको जो जानते हो उसी का ही गलत करेगा। ये चीज़ देख लेना आप उठा के, जो आपके स्टैटिक पार्ट है उसी का क्वेश्चन पूछ रहा है तभी वो डी आएगा आंसर, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। पर बहुत रेयर चांसेस होगा कि वो नया क्वेश्चन बनाया, नया क्वेश्चन का डी आंसर दे रहा है, शायद मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया नहीं है, आप एक बार जाके देखना। वो जो डी आंसर दोनों स्टेटमेंट गलत कर रहा है, वो जो आप जो पढ़े हो वो उसी का ही पूछता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप देखोगे बहुत रेयर चांसेस होता है, ठीक है, कि वो आपसे पूछ रहा है और नया क्वेश्चन बनाया, नए क्वेश्चन का आपको उसने डी आंसर दे दिया, नो नेवर, ठीक है। और जो सी आंसर आता है तो ये सी वाले आंसर की जो ये ट्रिक थी, यही ट्रिक आप अगर अप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी यही चीज़ लगती है, ठीक है। अब जो वन वाले स्टेटमेंट आते हैं, वन वाले का यही है, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वन वाले स्टेटमेंट का वो ये आता है, एक में डाटा दे दिया होगा, एक में जनरल स्टेटमेंट दे दिया होगा, तब उसका एक आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ आप देखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मत सोचो, ये देखना कि इसका ये आंसर क्यों आ रहा है, इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। तो ये अप्रोच डेवलप करनी है ना, कि वो कि या तुम लोग क्या बस ये नंबर लिख के इसको मत छोड़ो, उसको ये देखना है, ये अप्रोच देखनी है कि इसका आंसर क्यों आता है, ठीक है। अब आओ एक खतन और खतन, और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे 2023 में ये लगभग कितने आए थे, टोटल क्वेश्चन 18 थे, ठीक है। अब की बार मान के चलो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 25 क्वेश्चन आएंगे, ये रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, 25 क्वेश्चन आएंगे ये इस टाइप के, 20 तो मान के चलो मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। कथन और कारण, हाँ, कथन और कारण वाला 20-22 क्वेश्चन मान के चलो मिनिमम से मिनिमम, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो इन्होंने हिंट दे दिया था 2021 में, एक क्वेश्चन देके, आज तक कभी नहीं पूछा, 1995 के उस दौर में पूछा था, 2021 में इसने हिंट दिया था, फिर उसके बाद में देखो 2023 में 18 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसका भी सेम वही लॉजिक है, देखो मैं साफ बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन सही होंगे तो जनरल स्टेटमेंट वाले, सत्ता वाले, शक्ति वाले ये साइड थे, ठीक है। किसका निष्कर्ष करता है नहीं करता, ये प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा। दूसरी बात बहुत मतलब ये होता है कि डाटा एक में डाटा दिया है, ठीक है, दो में डाटा दिया है तो गलत है, एक सही होगा। अगर एक में डाटा दिया, एक में जनरल स्टेटमेंट, तो डाटा वाला गलत होगा। ये चीज़ देखोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये सारा। बस वही है कि आप ऑब्जर्व करो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जाके देखो, और ये चीज़ सीसेट में भी काम आएगी, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में यही चीज़ जो काम आएगी, वहाँ पे भी ऑब्जर्व करना जाके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आओ तीन पेयर वाले मैचिंग वाले, ठीक है। अब देखो मैचिंग वाले को ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 11-12 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन आया, इसका तीनों के तीनों पेयर गलत थे, ठीक है। अब देखो पेयर जो गलत वाले थे अब की बार बहुत ज़्यादा थे, 3 गलत थे, ठीक है। और उसके अलावा तो बहुत इधर थे गलत, 2014 में गलत थे, उसके अलावा देखोगे तो कहीं गलत नहीं है, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखोगे उसमें ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो कभी एक सही हो रहा है, ठीक, कभी 2 सही हो रहा है, तीनों सही हो रहे हैं, बहुत है चांसेस। कहाँ कहाँ हो रहे हैं, प्रदूषण में हो रहे हैं, स्वतंत्र लीडर में हो रहा है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना। प्रदूषण वाले जो क्वेश्चन आए थे उसी में हो रहा है, तो देखो एक ऑप्शन एलिमिनेशन करने में सहायता मिली, ये चीज़ सब समझ रहे हो। दूसरा मैंने एक ऑब्जर्व किया है 3 पेयर मैचिंग वाले में, ठीक है, जिसमें इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है, पॉलिटी वाले क्वेश्चन है, तो उनमें ही आंसर इस टाइप के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना है आप, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो जैसे 3 पेयर वाले मैचिंग वाले में आता है ना, तो अगर जैसे अभी तो वो अपने को ऐसे दे रहा, तो वो मैं फिर बता रहा हूँ, जो नया पैटर्न बहुत हेल्प कर दिया, जो ये अपने एनालाइज कर पा रहे हैं, इसमें नए पैटर्न में तो बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप, ठीक है भाई, किसका आंसर जो है एक स्टेटमेंट सही हो रहा है, किसका 2 सही हो रहा है। जैसे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जो लोकेशन वाले होते हैं, जो लोकेशन बेस्ड होते हैं, उनको मोस्टली एक ही आता आंसर। तो ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व करो, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, आप खुद से ऑब्जर्व करो तब समझ में आएगा। 2 किसका आ रहा है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि 2 किसके स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी। वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी लिखो, ठीक है, तो तब जाके वो फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी इधर आओ 4 पेयर वाले तो परफेक्ट ट्रिक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अगर 4 पेयर वाले आ रहे हैं तो 2 सही होते हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो। देखो एक बार हुआ है कि जिसमें तीनों के तीनों सही, मतलब 4 में से 3 सही थे, ठीक है। नहीं तो देखो मोस्टली यही, ये तो फिक्स ट्रिक है, आप उठा के देख लो। 2022 में भी लग रही थी, 23 में भी लग रही थी, ठीक है। तो वो भी आप ऑब्जर्व कर लोगे। ये तो है 4 वाले में मैं देखा हूँ कि आप सब सीसेट का करोगे तब भी वहाँ पे 2 ही पेयर सही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पर ये है एक एनालिटिक अपनापन, आप देखो क्यों आखिर ऐसा होता है, क्या वो इंटरचेंज कर देता है, 4 वाले में पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है।
या फिर कुछ करता, जो भी अपन, तो ये देखो ये पूरे पिछले सालों की रहा है, तो ये चीज़ ये कैच करो आखिर में ऐसा एग्जामिनर क्यों कर रहा है, और ये समझ में आ जाएगा। देखो सारे क्वेश्चनों का जो मोस्टली 2 क्वेश्चनों को छोड़ के सारों का आंसर 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 5 पेयर वाले में देखो, 5 पेयर वाले में एक क्वेश्चन आया था, उसका 2 पेयर सही थे, फिर उसके बाद में 3 सही थे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आया नहीं 5 पेयर वाला, ठीक है। तो मतलब अब देखो इससे क्या हेल्प मिल रही है, चारों कभी सही नहीं होंगे, ठीक है, एक कभी सही नहीं होगा। अब ये देखो ये 2 ऑप्शन तो यहीं हट गए आपके, अब 3 वाले बहुत रेयर चांस है तीनों सही होंगे, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 सही होंगे कभी चांस नहीं है, 5 में 4 सही होंगे ऐसा भी कोई चांस नहीं है, अभी तक देखने को मिला। 5 में से 1 सही है, ये ऐसा भी कोई चांस नहीं। अब देखो ये अप्रोच भाई बहुत साइंटिफिक है ये, और ये माइंड आपका ब्रेन एक देखो जैसे वो फिल्मों में देखते हो ना, ऐसे वो ग्राफ चलता है, ये आपका माइंड ऐसे बढ़ाएगा, आपको क्वेश्चन की अप्रोच देखने के, पेपर को देखने की अप्रोच ऐसे बढ़ेगी आपको। तो यूपीएससी लेकर आपको स्टार्टिंग में ये अप्रोच है, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी काम कर। आप देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन कितना इजी हो रहा है, आराम से सोचो। अब आ गया 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 4 स्टेटमेंट वाला का भी यही ट्रिक है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शक्ति वाले उद्देश्य से पूछ रहा है क्या है। अब देखो 4 स्टेटमेंट वाले के ऑब्जर्व देखो, चारों गलत, बहुत रेयर चांसेस है कि चारों के चारों गलत होंगे। पहली बात, चारों में से एक ही सही होगा, बहुत रेयर चांसेस है। और ये बताओ कब सही हुआ है, उद्देश्य से जब जाके देख लो, उद्देश्य से जब पूछा है, या कारण पूछ लिया हो, या बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिया हो तब पूछा हो, या जो 3 स्टेटमेंट उसमें डाटा दे दिया हो, एक्सट्रीम वर्ड दे दिया हो, तब जाके ये आंसर आया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 4 में से कहते 2 सही होता है या फिर 3 सही होता है। मोस्टली चारों सही होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ किस में सकता है, ठीक है, सम वर्ड है, ठीक है, और कौन से जो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन पूछ रहा है साइंस का, उन्हीं में सही होता है चारों के चारों। तो ये है ऑब्जर्व करने का तरीका, सीधा आंसर निकल के आएंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जाके ऑप्शनों को इनको चेक करो, ऑप्शनों को जाके चेक करो। जैसे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा और जैसे छोटे छोटे वर्ड दे दिए, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट डी का डी आंसर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अब जैसे मान लो 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से क्या किया उसने, 2 तो जनरल स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, 2 जो डाटा वाले दे दिए, तो अपने पता है जनरल स्टेटमेंट तो सही होंगे, ठीक है, 2 डाटा में से 1 डाटा सही होता तो 3 आंसर आ गया। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि वो कौन सा पैटर्न अपना रहा है। 4 स्टेटमेंट गलत करना हो तो उसको तब क्या कर रहा हो, जब सही करना हो तो तब क्या करता हो, सकता लगा देता है, सम वर्ड लगा देता है, पॉसिबल स्टेटमेंट बना देता है, जनरल स्टेटमेंट बना देता है। तो ये चीज़ एनालाइज करो, ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर में यूपीएससी चाह क्या रहा है, क्या आपको कैच करना है उस एग्जामिनर का माइंड सेट को, ठीक है। इसके बाद में देखो 7 स्टेटमेंट वाले एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो 7 स्टेटमेंट रहा, 7 कभी सही नहीं होंगे, आज तक रिकॉर्ड रहा है। 7 में से 6 भी कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। 7 में से 1 भी कभी सही नहीं होगा, 2 भी कभी सही नहीं होगा, 3 भी कभी सही नहीं होगा। मोस्टली कभी क्या होता है, 7 में से 4 सही होता है या 5 सही होता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करो। तो ये ऑब्जर्वेशन का तरीका अपनाओ, ठीक है। और मैं एक 7 वाले की ट्रिक बता रहा हूँ। 7 वाले में क्या होता है, एक का जो जरूर होता है एलिमिनेट हो जाता है उससे, और जैसे एक एलिमिनेट होगा आप आंसर के पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब देखो सीक्वेंस ऑर्डर वाला के एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या, तो ए आएगा या सी आंसर आएगा, आप देख लो, उठा के देख लो। सीक्वेंस ऑर्डर वाले जो 3 स्टेटमेंट वाले सीक्वेंस वाले पूछा, क्या तो सी आता है या ए आता है। दूसरी बात, एक चीज़ मैंने नोटिस की, 1, 2, 3 कभी भी नहीं देता है, जो ये बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाले दे देते हैं, यूपीएससी इस ऑर्डर में कभी नहीं देता। आप उठा के देख लो जाके, इतने बस ये 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो यूपीएससी देखो 2, 3, 1, 3, 2, 1, ठीक है। दूसरी बात सी या फिर ए आ रहा है। देखो इस टाइप को जो लिख रहा है, देखो एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, जब ऐसे वर्ड लिख के आ रहा है तो उसका ए आंसर आ रहा है, और जब इस टाइप से पूछ रहा है इसमें सी आ रहा है। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अब जैसे मैं ये ऑब्जर्व कर लिया, देखो ये होती है कैचिंग, मतलब कि आपको कैच करना है। अभी फट से आंसर लॉजिक पकड़ में आ गया अपना, ठीक है। अब इधर देखो 5 स्टेटमेंट वाले, एक और इसमें आगे रुक जाओ, एक 4 पेयर वाले सीक्वेंस वाले, देखो 4 सीक्वेंस वाले, इधर ऑब्जर्व करो, इधर ओनली सी और डी आंसर आ रहा है, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सी और डी आ रहा है, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा, आपको कैच करना है। अब इसमें आना, इसमें सिमिलरिटी पकड़ना, आपको सिमिलरिटी से भी आंसर आता है, ठीक है। अब देखो सी और डी आ रहा है तो ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो अपन उसी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। दूसरी बात, इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4 कभी नहीं है आंसर, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। तो ये भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, आप पहुंच जाओगे आंसर तक। अरे 50-50 खेलना सीख गए तो फिर तो इस एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे, फिर और बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अभी इधर आओ 5 स्टेटमेंट वाले में, 5 स्टेटमेंट वाला जो मैंने ऑब्जर्व किया, पाँचों के पाँचों गलत होंगे। सी और डी में 50-50 कैंसिल हो जाएगा, केवल सी और डी बचेगा, उसमें केवल एक टिक मारना होगा। ये वो आपको इतना सा तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे कि आपका लॉजिक रहेगा, वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। वो है ना सीक्वेंस भी सेम देता है बहुत बार, कभी आगे वाले सीक्वेंस सेम दे देगा, फिर पीछे वाले सीक्वेंस मिला लो, उससे भी आंसर मिल जाता है। वो आप भी देखो, मैं ऐसे नहीं बोला मेरा इंतजार करो। अब देखो इधर देखो 5 स्टेटमेंट वाले थे, पाँचों के पाँचों गलत, एक भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 में से एक सही, कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अब बचे क्या अपने पास, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4, पाँचों के पाँचों कब सही होते हैं, जब प्रभाव आता है या साइंस टेक का क्वेश्चन आता है। देख लो डायरेक्ट मिल रहा है, बहुत रेयर चांसेज होता है, ठीक है। मोस्टली जो आंसर आता है 3 स्टेटमेंट आता है 5 वाले का, मोस्टली आप जाके उठा के देख लो, ठीक है। 4 भी बहुत रेयर चांसेज में होगा कि सही होगा, ठीक है। अब देखो ये पता लग रहा है ना अपने को। इधर देखो 2 वाले स्टेटमेंट भी अब इसमें देगा, पॉलिटी वाले और इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में ही वो ऐसा होता है मोस्टली, जिसमें 2 आते हैं, नहीं तो मोस्टली 3 आता है आंसर। अब यही है, यही तो अप्रोच है जो अब इसे ब्रेन अपना खुद का देखो। 6 स्टेटमेंट वाले देखो, 6 के 6 तभी सही होते हैं जब प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है, या मान लो एप्लीकेशन पूछेगा तब इस टाइप से, ठीक है। 5 कभी नहीं सही होंगे, ठीक है, 1 कभी सही नहीं होगा, 2 कभी सही नहीं होंगे, 3 होंगे, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी है, या फिर 4 होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करो। 6 वाले बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, तो घबराना नहीं, 6-7 वाले तो बहुत कम आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। तो ये है जीएस का अप्रोच। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे सीसेट का भी करना है और खुद से करो। देखो मैं पीडीएफ भेज तो दिया, अपने इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जो मैंने इसे सीखा है वो आप समझो ये चीज़ को। जब खुद से नहीं करो जब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को ना, उसे थोड़ा अपन लेते हैं यूपीएससी 2018 का पेपर, या नहीं 2021 का लेते हैं, चलो 2021 का चलो। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये अप्रोच है यार, ये देयर इज अ वे, वो साइंटिफिक मेथड है ये। इसको तुक्का मत मानो, फोड़ दूंगा नहीं तो मेरे ये तुक्का नहीं है भाई, ये स्मार्ट वे है किसी चीज़ को एनालाइज करने का, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, ये कहाँ भाग गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये चीज़ आपको मतलब किस तरीके से ऑब्जर्व करना है इन पेपर को। अभी एक एक पेपर को लेके बैठो, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, बार बार पेपर को लेके बैठोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब अपन ने एक अपने एनालाइज आ चुका है कि इसका जो मोस्टली आंसर आता है 2 स्टेटमेंट आता है, ठीक है। 3 आता है जो सकता सकती है, 1 आता है स्पेसिफिक होता है, तीनों गलत, बहुत रेयर चांसेस होता है, ठीक है, तीनों गलत हो, ठीक है। अब अपने पास ये साइंस है जो अपने एनालिटिक किया। अब जैसे मान 2024 में यही क्वेश्चन है, अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब जो ध्यान से देखना, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ये बात तो सही भी है, इतना सा तो कॉमन सेंस हो। मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी पढ़ाई रखना कि 3 में से एटलीस्ट 1 के बारे में नॉलेज हो, और इतना तो नॉलेज आ जाएगा अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब इतना भी नहीं पता होना चाहिए कि कौन नियुक्ति करता है, तो फिर आप समझ लो फिर 0 लेवल पे हो। तो मेरा मानना देखो, अप्लीमेंट उसी का ही होता है जो मेहनत करता है, कंटिन्यूस में मेहनत, ऐसे मेहनत बढ़ता है, ऐसे आगे व्यक्ति बढ़ता है जीवन में, और यही प्रोग्रेस होता है जीवन में। याद रखना, कभी भी ऐसे स्ट्रिक्टली प्रोग्रेस किसी की नहीं होती है, ऐसे होती है प्रोग्रेस, ये चीज़ याद रख लेना। धीरे धीरे पढ़ते जाओ, यही तरीके जीवन के सफलता का, यही मंत्र है। आप बस पढ़ते जाओ, धीरे धीरे अप्रोच डेवलप होती जाती है, ठीक है। अब ये पता है कि ये तो सही है, ठीक। अब आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, ठीक है। अपन अब पता है कि अपनी ट्रिक है कि भारतीय संविधान कभी भी इस टाइप का जो प्रावधान नहीं देता है, जो भी है परिभाषित नहीं करता है, ये इस टाइप का पता है। अब आगे देखो, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट अपने को पता है कि ये गलत है, क्योंकि संविधान वाली जो चीज़ है यूपीएससी ने अपने पेपर में एनालाइज किया है और अपने ट्रिक समझाया कि भाई संविधान ऐसा कुछ भी नहीं देता, ना संविधान परिभाषित करता है, ऐसा कुछ नहीं करता। तो ये अपने को ट्रिक पता है, ये पता है गया, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये बात स्वाभाविक सी बात है। आरबीआई अपने पावर कहाँ से लेगा, अधिनियम से तो लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो 2 स्टेटमेंट सही है। अब ये चीज़ आप एक एक क्वेश्चन में जाके देखो, इसमें क्या ट्रिक लग गई कि भारतीय संविधान परिभाषित नहीं करता है,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाके देखना है। अब ये देखो, ये तो भाई पता होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट है, ये पता होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया है, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी एक से एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। तो ये आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। अब इधर आओ, देखो सिंगल वाले की मैं बताता हूँ अप्रोच। आर्थिक मंदी के समय, ठीक है। अब ये देखो, ये फालतू का ध्यान समझना। आर्थिक मंदी के समय निम्न में कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। इसका मतलब है, हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट आए जो उठाया जा सकता है, परंतु आपको वो आंसर चूज करना है जो सर्वाधिक संभावना हो। अब बात है आर्थिक मंदी के समय। अब आर्थिक मंदी के समय क्या होता है? आर्थिक मंदी के समय होता है कि समय मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार मान लो कि जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, ताकि रोज़गार बढ़े, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इतना समझ गए, इतना छोटा सा एक आइडिया ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। कर के दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, ठीक है। अब देखो, कर के दरों में कटौती तो कर दिया, अपन ब्याज दर बढ़ा दिया, ठीक है, ब्याज दर में वृद्धि करना, ठीक है। अब इंटरेस्ट, मान लो कि आप लोन लेने जा रहे हो और वहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग कहाँ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखना, ब्याज दरों में वृद्धि करना। अब देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। आगे देखो, सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजना में व्यय में कमी करना। आंसर इन्हीं में छिपा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आंसर इन दोनों में से छिपा है। तो सब मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाती है। आंसर आ गया। अब देख रहे हो, अप्रोच मिल गई ये सिंगल वाले स्टेटमेंट में। देखो, वृद्धि करना, और मैंने बोला ही था वृद्धि करना, कमी करना। अरे भाई, वृद्धि उल्टा इंक्रीमेंट करेंगे, कमी कर देंगे तो फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकारी योजनाएं चलाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा सड़क बनाएंगे अपन, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोग फिर पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो मार्केट में खरीदने जाएंगे और मंदी से दूर निकलेंगे। और देखो अप्रोच देखो, यूपीएससी क्लू देता है, आप जाके देख लो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये क्लू आपको मिलेगा। और ये हर क्वेश्चन में आपको जाके देखना, अप्लाई करना है, तब आपके देखो। ये जो फिरोज शाह तुगलक थे ना सर, वो ऐसा ही करते थे। जब गरीबी आ जाती थी और मंदी आ जाती थी तो वो नदियां बनाने लगते थे, तालाब बनाने लगते थे। इससे रोजगार मिलता था, लोगों के पास पैसा जाता था और मंदी कम जाती थी। ठीक है, बात मैं फिर बता रहा हूँ कि मतलब कि यूपीएससी वो देता है भाई, ये चीज़ समझो। अब देखो इधर आओ, निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अप्रोच से समझो कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला कौन सा कारक हो सकता है। अब इन्फ्लेशन का मैंने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि भाई 27 इन्फ्लेशन कब आता है? जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया हो। पैसा आ गया तो डिमांड जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाके डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मुद्रा, देखो अब ये इंग्लिश में पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सार्वजनिक ऋण की चुकौती हो गई, ठीक है। अब देखो, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। अब देखो, बजट घाटे वित्तीयन बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे वित्तीयन नई मुद्रा सृजन करना। तीनों क्वेश्चन यही है, तो पता लग गया, ये तो गया काम से, समझ रहे हो? तो ये चीज़ अप्रोच देखो, वो देता है भाई सिंगल वाले में। अब देखो, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। अब मान लो कि जनता से उधार ले रहे हैं, तो अरे अपने को पता है कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। बजट घाटे वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, ठीक है, ये तो चलो चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बजट घाटे वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। सोचो गवर्नमेंट क्या करे, और ज़्यादा मार्केट में मतलब पैसे छाप के और बांट रहे हैं, तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो डी आंसर आ गया। दूसरा नॉन क्वेश्चन में डी तक आंसर, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। तो ये जो अपन ने जो एनालाइज किया है, समझ रहे हो, जो एनालाइज किया वो यहाँ फ़ायदा दे रहा है। तो ऐसा फ़ायदा मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये काम करो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, 70 से 80 क्वेश्चन सही करोगे अगर उस अप्रोच को सही किया। तो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, जाके ऐसे रैंडम जाके ऑनलाइन खोल के 2 टेस्ट पेपर, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है। ये वर्ड पकड़ना सीखो, सामान्यतः वर्ड पूछ रहा है, उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है, तब उसका आंसर क्या आता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो, लॉजिक देखो, ध्यान से समझना। अब देखो, निम्न किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार से, मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मान के चलो आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। सिंगल स्टेटमेंट दे देगा, उसका मीनिंग पूछेगा, आपकी बारी भी आए थे, आगे भी आते रहेंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। R2 व्यवहार संहिता है के साधन उपलब्ध कराती है। अब R2 मतलब, इसका मतलब क्या होता है पता है? डबल बार R। अब आ जाओ इधर, डबल बार R किधर लिखा हुआ है?
देखो, आर्ट ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस कंस्टिट्यूशन टूल ऑफ अवेलेबल प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसिंग द इलेक्ट्रो। अब देखो रिस्पॉन्सिबल आ गया, रिसाइकलिंग आ गया, 2 आर आ गया। अब देखो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेस इंपोर्टेंट अंडर एक ही आर आ रहा है, तो ऐसे नहीं आएगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कनेक्शन, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ भी नहीं। मुझे आज तक नहीं पता आर्ट ऑफ कोड क्या है, पर मुझे पता आंसर आता है। मुझे समझ में है मैंने कैसे खोजा। डबल आर किस भी ऑप्शन में मिल रहा है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, नया क्वेश्चन, तो नया क्वेश्चन में ये आंसर। अब देखो तुम लोग जो है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग जो मेरे स्टूडेंट हो, अगर जिसने चीज़ें मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ अप्लाई कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी पीटी किसी हालतों से नहीं रुकेगा, ठीक है। अब तुम लोग गलतियाँ क्या करोगे, अब जैसे जो मतलब फेल होंगे, मैं पहले अभी बता रहा हूँ, फेल जो होंगे वो क्या करेंगे गलती, आप सुन लो इधर, ये होती है, ठीक है। तो फेल होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ अभी वो क्या गलतियाँ करेंगे, और जो ये गलतियाँ अभी भी कर रहा है सुधर जाओ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहली बात तो ऐसे उनको वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई नया क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। पहली गलती, इसका मतलब उन्होंने लेस पढ़ाई की है, सिलेबस का अच्छे से नहीं कवर किया है, सबसे पहली गलती, ठीक। दूसरी गलती, अच्छा सर ने तो बताया था क्वेश्चन, अच्छा ऐसा देखो क्वेश्चन मारो ए भाग जाओ, तो कहीं गलत होंगे कहीं सही होंगे। मैंने क्या बोला भाई, एक ही चीज़ को पकड़ने सीखे, ये भी चीज़ तो सीखनी है, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं देखो आंसर बता रहा हूँ, व्यवहार मतलब आंसर इन्हीं में से होगा, काट दो 2। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरण दृष्टि विश्लेषण व्यवहार कौन ज़्यादा अच्छा है, ये पॉजिटिव ज़्यादा है। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों खेती कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। तो ये अप्रोच जो ये इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि उस क्वेश्चन का मतलब चीर फाड़ करना, वो अगर जो मतलब जैसे पोस्टमार्टम करना सीख लिया आप लोगों ने, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो मतलब जल्दीबाजी में, जैसे एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक अच्छा इंसान क्या होता है, जैसे मान लो उसके जीवन में कोई घटना घटी, उसको एनालाइज कर रहा कि ये घटना क्यों घटी। अब मैं जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना, ये चीज़ अप्रोच समझो इस चीज़ को। जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे तुम्हें पता है एक भी व्यक्ति मरता है उसका रीजन जाना जाता है, वो क्यों मरा, ताकि दूसरा व्यक्ति ना मरे, ये चीज़ याद रखना। पर इंडिया में क्या हो रहा है कि 50-100 लोग मर जा रहे हैं, जब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, हज़ारों लोग नहीं मर जाए तब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर जाके हाँ रीजन जानने का प्रयास करेंगे, अगर ज़रूरी होगा तो पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी होगा कि हाँ हमारे लिए वोट आने वाले हैं, तब तो जाके ज़रूरी करेंगे। अगर यही अप्रोच आपकी है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको, बस ऐसे भाग जा रहे हो, भाई उस क्वेश्चन का एनालाइज करो क्यों आ रहा है। देखो मैंने अभी यहीं पे 2-3 तरीके बता दिए, और इसी क्वेश्चन के मैं 3-4 तरीके सोल्व करवा सकता हूँ। तो ये अप्रोच जिसने डेवलप कर ली, मतलब पोस्टमार्टम अप्रोच, कि मतलब आप रीजन जान रहे हो, इसका आंसर ए क्यों आया, ठीक है। अब देखो वही मैंने बोला था सिमिलर वर्ड देता है, ये ट्रिक है, ठीक है। मैंने एक बोला R2 वाला डबल आर लिख के देखो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच देखो, बहुत सारे तरीके, मैं बहुत सारे टूल्स दे दूंगा आप लोगों को, पर बात है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। देखो ये रहा ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब क्या होता है, नीला, पानी का कलर भी क्या होता है, नीला। कहाँ पानी की बात हो रही है, बस आगे आंसर, कहीं पानी की बात नहीं हो रही, समझ रहे हो। ये चीज़ ऑब्जर्व करो। और मैंने क्या बोला था, इस टाइप के जो क्या होता है उसका ये आंसर आता है, अभी चीज़ ऑब्जर्व करो आप। तो मतलब कहने का मतलब समझो ये चीज़, ठीक है। ऐसे आंसर आते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पर आपको जाके खोजने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है आप ऐसे फिर पॉकेट में। फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट मैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग इस एग्ज़ाम की जो तैयारी सोच रहे हो, एक तो ये बहुत बड़ी टास्क है, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी को छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। मान लो कि आपको इस पे चढ़ना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होता है, इधर ऐसे जा रहे हैं, अब वो अचानक से ऐसा हाइक तो कभी नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, इस पर सीख लो, यही है जो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा बहुत कम टाइम में। याद करो कर्ण स्क्वायर वाला, कर्ण वाली जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। मतलब ये सबसे कम दूरी होती है ना, नहीं तो बहुत सारी एक ये दूरी भी होती है, इस टाइप की दूरी भी होती है, ये सबसे कम डिस्टेंस है। तो यही है जो आपको सबसे कम टाइम में सक्सेस कराएगा, यही एनालिटिकल वे है। मैं फिर बता रहा हूँ, यही है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने का तरीका। अगर आपको लग रहा है कि और कोई तरीका है, आपको लगता है, कर लो तैयारी। मैंने भी 6 साल से तैयारी किया है और मैंने लोगों को देखा है, आप विश्वास होगा तो करके देख लो, और कोई तरीका नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मुरैना के समय पे स्थित 64 योगिनी मंदिर, ध्यान से देखो। क्यों भाई, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ क्यों। 64 योगिनी मंदिर है, अभी योगिनी मंदिर मतलब माता वाता का मंदिर है कोई, ठीक है, देवी का मंदिर है। ध्यान से समझो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने नेवर आई द रीड, मैं कभी नहीं पढ़ा भाई। क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, आपसे कोई नहीं पूछ रहा, अपन दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द लॉजिक, मैंने वो कैच किया है एग्जामिनर का,
उससे मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर वो नहीं पकड़ोगे और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको मैं विजन की मैगजीन में जाके पढ़ लूँ, दृष्टि मैगजीन में जाके पढ़ लूँ, पागल हो आप। यूपीएससी एग्जाम नहीं होगा। पीसीएस आप एग्जाम कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, पीसीएस का मैंने आज तक कभी तैयारी भी नहीं की है, पर मुझे पता है यूपीएससी तो नहीं होगा इन चीज़ों से पढ़ के आप, ये मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। इतने सारे फैक्ट है, कितने रट पाओगे? नो नेवर, यू कैन नॉट साइंटिस्ट आइंस्टीन नहीं हो कि आप वो सारी चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व कर लेते हो। नो नेवर, आप अपने आप को एक सामान्य इंसान मान के तैयारी करो, पर हाँ इसके पीछे जो लॉजिक को समझो। अब मैंने समझ लिया भाई माता है, देवी का मंदिर है, ठीक है, मुरैना के समीप है, मतलब मुरैना कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है, यूपी एमपी सर ग्वालियर में। हाँ वही पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कैसे किया था। यह कच्छापगात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर, याद करो ट्रिक अपनी, ठीक है, आगे देखो। यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है, मैंने बताया था ना। अब यूपीएससी का अप्रोच सब्जेक्टिव और ये अब देखो ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया गलत, ये स्पेसिफाई बोल दिया गलत, काटो, आंसर आ गया था मेरा डायरेक्ट। दूसरा आगे देखो, एक और ट्रिक इसमें बताता हूँ आपको। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। वैष्णव पूजा पद्धति, कॉन्ट्राडिक्शन, ये ट्रिक भी मैंने सिखाई थी, विरोधाभास। देवी का मंदिर है, वैष्णव तो विष्णु की पूजा करते हैं, विरोधाभास। 1 और 3 एक साथ कभी नहीं आएंगे, पर दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो नहीं, जब क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्शन होता है वो स्टेटमेंट कभी नहीं आता आंसर में, काट दो, ठीक है। अब 2 ही ऑप्शन बचे मेरे पास, एक अब ऑटोमेटिक सही हो गया और मुझे पता भी था। अब इसका देखो, ध्यान से समझना। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। कितनी नॉर्मल सी बात बोल रहा है, जनरल स्टेटमेंट थी, कोई एक्सट्रीम नहीं भाई, इससे से लिया गया ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल धारणा मानी गई है। जनरल स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट, आगे डायरेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, मैं रियलिटी बताऊँ, आई नेवर रीड, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन और मैं कभी पढ़ना भी नहीं चाहता। अगर भाई इस तरीके से तैयारी करोगे तो यूपीएससी के जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 1000 क्वेश्चन है, 1000 टॉपिक पढ़ के याद रख पाना नेवर पॉसिबिलिटी। ये चीज़ याद रख लो। मैं फिर बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम की डिमांड समझो। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर तुम्हें गधा मजदूरी करो। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर कुछ नहीं होगा, फिर करते रहो, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। देखो ये चीज़ है, अभी नया क्वेश्चन बना था उस टाइम इसका दोहरा आंसर है, जो भी मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ें याद रखो कि आपको बस, हाँ करंट अफेयर इतना इसमें रटने मत बैठ जाओ। हाँ ये बस ये पता होना चाहिए साल भर क्या हुआ था बस। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पूरा साल निकलने गया, लगभग मार्च में एंडिंग होने आया, मैंने कभी करंट अफेयर पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोला। पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, पर उसको ये से नहीं कि पागलों की तरह रट रहे हो। अगर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम का एक से एक धुरंधर से मैं मिल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, मैं भी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अगर आप मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड उठाओगे तो मेरा ठीक ठाक रहा है, ठीक है। मैं स्कूल में टॉपर रहा, ठीक है, कॉलेज में मेरा ठीक ठाक रहा, पर ऐसा नहीं है। अगर यही चीज़ अगर इस एग्ज़ाम को क्रॉस करवा दी तो वो नहीं है। इसमें पढ़ने वाले 30 मार्क नहीं मिलेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को जिसने पकड़ा है उसको कैचिंग किया है, दैट्स वे और एनालिटिकल, और वो एनालिटिकल वे आप उस चीज़ को पकड़ो। अरे इतने में हेल्प कर चुका हूँ कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इस एग्ज़ाम को निकालने का तरीका क्या है। मैं फिर बार बता, आप देखो इस क्वेश्चन में देखना, ध्यान से अप्रोच करो। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार, ठीक है, कोई पुर्तगाली लेखक था, नूनीज था, विजयनगर साम्राज्य। मैं फिर बता, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जैसे कल से ये सैटरडे संडे मंडे से, अब मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आलतू फालतू काम नहीं कराने वाला। मुझे पता है भाई ये एग्ज़ाम का यही वे है, इसी से एग्ज़ाम निकलेगा। अब मैं टॉपिक दूंगा डेली के और उस पर काम करना है, उसके भाई नोट्स तैयार करने हैं। जैसे मुझे पता है बौद्धिज्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैनिज्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं टॉपिक दूंगा और उस पर काम करना है। जो भी आपके सोर्स है उससे नोट्स बना लो और उसको रटना शुरू कर दो। ऐसे करके अपने को 100 टॉपिक तैयार करने, बस 100 में से अगर मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, जब मैं 100 टॉपिक तैयार कराऊंगा ना, इसमें 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। स्टैटिक के ये अलग है, ये 100 टॉपिक स्टैटिक अलग है, करंट अफेयर के 100 टॉपिक अलग है, 50 से 20 क्वेश्चन ये हो गए। तो मेरा मानना कि एटलीस्ट तुम लोगों को ना, जैसे ये बुर्जोम है, जैसे मैं जब इस पेपर दिया तो बुर्जोम का मुझे पता था, ठीक, गणेश्वर का मुझे पता था, एक का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आप इस लेवल पे पहुँच जाओ कि 1-2 स्टेटमेंट की जानकारी रहे। तो वो मैं चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं दूंगा, टॉपिक दूंगा। तो उसमें अगर 50 क्वेश्चन भी फंस गए अपने, तो पास तो उधर से हो जाएंगे अपन। पर मैं फिर बता रहा हूँ, यही है, सब कुछ नहीं पढ़ना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ने चक्रों मत पढ़ो, क्योंकि जो अदर क्वेश्चन आएंगे उसे निपटने का तरीका तो मैं बता ही दिया हूँ। अब जो है कि भाई जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जैनिज्म बुद्धिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। और अब क्या पता है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वो अच्छे से करना है। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चनों को अपन अच्छे से तैयार कर लेंगे, 100 टॉपिक को मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और वो करेंगे अपन पीवाईक्यू बेस। और मैं डेली टॉपिक दूंगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ।
लगभग ये मान के चलो मुझे ये काम अप्रैल तक एंडिंग तक करवाना है, तो ये मान के चलो 30 दिन हो 40 दिन ही हो, तो लगभग डेली के अपन 3-4 टॉपिक मैं दूंगा आपको, जीएस सीसेट दोनों में। तो उससे अब ये एनालिटिकल आपने एनालाइज क्यों किया है, ये इससे एक ये भी पता लगा होगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने उस दिन वो इंडेक्स वाला क्वेश्चन दिया था, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप मैं वो बताऊंगा मंडे से अपन यही काम करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट देखो, ये क्वेश्चन है, हर साल आ रहे हैं, तो अब आपको ये काम करना ही है। इसके अच्छे से सारे नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। पॉलिटी के जैसे देखो मैं फिर बता रहा हूँ 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर में से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर वो काम कर लो, बस वो 25 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, क्या ही फालतू ज़्यादा इधर उधर भागना। अपने क्वेश्चन भाई इस एग्जाम को क्रैक करना है, 200 में 200 नंबर नहीं लाने। दूसरी बात, देयर इज नो रेट रेस नहीं है यूपीएससी के एग्जाम। और एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करो कि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि मैं तो इससे आगे, मैं इससे आगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम है खुद से कंपटीशन का। आप इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन सही कर लो, काट पीट के 100 नंबर ले आओ, आप निकल जाओगे, बस खत्म। और एग्जामों की तरह नहीं है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की कट ऑफ गई 85 क्वेश्चन, अगली बार 50 लगा तो 95 चलेगी। एसएससी का क्वेश्चन की कट ऑफ 200 नंबर का पेपर है, 240 नंबर कट ऑफ जा रही है। ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, ये चीज़ समझो। और ये सबसे बड़ी खासियत है इस एग्ज़ाम की, आपकी तैयारी आपके हाथों में है। इसीलिए बता रहा हूँ, अपन ये अप्रोच अपनाएंगे। भाई अपने को पता है कि यूपीएससी हर बार यहाँ से पूछ रहा है, 100 टॉपिक उठाए, 100 में से तैयार कर लिए, किसमें कितनी बची रही। मैं बता रहा हूँ, मरी से मरी हालात में आप 30 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मरी से मरी हालात में हो सकता है 100 में से 60-70 क्वेश्चन भी आ जाए, तो वो वाली बात अलग है। पर मैं फिर बताऊँ, मरी से मरी हालात में 30 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। अगर ऐसे कर लेंगे, फिर ये अप्रोच तो है ही अपने पास, तो निपटने के 60 क्वेश्चन निपट ही लेंगे। वहाँ से 30 क्वेश्चन भी निकाल लिए तो हो गया पास। 60 क्वेश्चन सही हुए, 10 मान लो कटे भी तो कब ना 50-100 क्वेश्चन गए। और मैं फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ अब की बार लिख के दे लो, 2024 का 90 से अब वो नहीं जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ 90 से 95 के बीच में रहेगा कट ऑफ। अभी मैं बता रहा हूँ कट ऑफ देख लेना। मैं फिर बार बताऊँ, सीसेट पास कर लेना, और सीसेट का मैं जितनी हो सकता है उतनी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, अप्रोच ये समझ लो। सीसेट भी ऐसे ही निकलेगा। सीसेट का मैं टॉपिक बता दूंगा, जैसे ये टॉपिक भाई आएगा ही, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी वाले 10 क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ। उसके बाद में वो ABCD वाले जो क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन वो पहले तैयार कर लो। तो ऐसे मैं बता दूंगा भाई, फिक्स है ये चीज़। आप ये ट्रेंड पकड़ने से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन का देख लो, एक अप्रोच समझ में आ जाएगी। मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये सारे क्वेश्चन लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर लेके बैठो। जितना क्वेश्चन पेपरों के नज़दीक रहोगे, यूपीएससी तैयारी में कभी दबाव भी नहीं महसूस होगा, और कभी भी आपको फियर क्रिएट नहीं होगा, और पॉजिटिविटी आएगी। अब देखो ध्यान से देखना, पुर्तगाली लेखक नूनीज। अब मैंने देखो इस पेपर में हकीकत बता रहा हूँ, आई नेवर रीड। मैं हमेशा, मैं ये चीज़ समझो, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, बस मेन पर्पज ये है, ठीक है। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य, मुझे पता है यूपीएससी इसको पॉजिटिव वे से दिखाता है। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव वैसे दिखाता है, और आप इसके उठा के देख लो। अब मैंने जो एनालाइज किया है, विजयनगर साम्राज्य जितनी बार पूछा है, कभी भी स्टेटमेंट इसका गलत नहीं रहे। आप उठा के देख लो। मैंने बोला था स्वदेशी आंदोलन कभी उसके फैक्ट गलत नहीं रहे, आप जाके उठा के देख लो। अब ये बार बार जब आप पेपर में घुसोगे, जब ये समझ में आती है, जब ये चीज़ें निकल के आती है निष्कर्ष, ठीक है। अब ध्यान से देखना, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थी। अब मुझे पता है, देखो विजयनगर साम्राज्य है, और ये तुम्हें पता है, जब से बीजेपी आई विजयनगर साम्राज्य को प्रमोट करती है। बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य से हिंदुइज्म को प्रमोशन शुरू हुआ था। इसीलिए यूपीएससी जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, विजयनगर साम्राज्य को बढ़ावा दी जा रही है। और अब की बार क्वेश्चन बनेगा, पिछले 3-4 साल से लगातार। मैंने पिछले साल ही बोला था विजयनगर से आएगा क्वेश्चन, अब की बार भी आया, और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में फिर से आएगा, तो बी रेडी, ठीक। अब देखो इतना मुझे पता था कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। दूसरी बात, महिलाओं, यूपीएससी हमेशा महिलाओं को प्रमोट करती है, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में वो अच्छी चीज़ें ये बताना चाहती है यूपीएससी, ठीक है, कि उस टाइम सोचो कि विजयनगर साम्राज्य था 1500-16 सदी में, उस टाइम महिला ये काम कर रही थी, तो आज क्यों नहीं कर सकती। तो ये अप्रोच समझो। मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी तुम्हें क्या लगता है आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछती भाई। यूपी पीसीएस फैक्ट की तरह, पीसीएस की तरह फैक्ट नहीं पूछती हो। वही आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती है। भाई उस टाइम जो वुमेन की कंडीशन थी कितनी अच्छी थी, तो आज हम क्यों नहीं वुमेन की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं। जब वुमेन उस टाइम, उस दौर में सोचो, कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं था, इंडियन कल्चर में इतनी प्रोग्रेसिव थॉट रही है, तो आज अपन क्यों नैरो थॉट बन रहे हैं। तो ये चीज़ समझो। तो भाई समझ, महिला कुश्ती भी करती थी। अब देखो ध्यान से समझना, एक तो ये अप्रोच हो गई, इस कारण से भी इसके सारे आंसर आएंगे कि भाई सबाई से वाइड अप्रोच अपनाओ, कि भाई सबाई सी बात है कि भाई आज भी तो महिलाएं ये कर रही है, उस टाइम भी करती होगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, पॉजिटिव का सारा चीज़, ठीक है। और दूसरी अप्रोच इसका क्वेश्चन को सोल्व करने की देखो, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई लेखक था पुर्तगाली, ठीक, ध्यान से समझना, उसने कोई बुक लिखी थी, ठीक है, ध्यान से समझना।
कि हाँ विजयनगर साम्राज्य में महिला ये करती है, कुश्ती करती थी, ज्योतिष शास्त्र था, माल भविष्यवाणी करती थी। अब मान लो कि ये किसी बुक में पढ़ा, उसमें नहीं था। अब ध्यान से ये चीज़ हमको समझो। अब यूपीएससी ने इसका आंसर बता दिया है 134, ध्यान से समझा। देखो ये स्टेटमेंट भी बनाया 134। अब जैसे यूपीएससी ने इसका रिजल्ट निकाला, उसी दिन कोई बुक पता लग गई इस पुर्तगाली लेखक की कहीं पुर्तगाल में, और वहाँ पे पता लगा कि विजयनगर साम्राज्य में तो महिलाएं जो है वो अकाउंटिंग का भी काम करती थी। लो भाई, अब यूपीएससी समझ रहे हो। तो यूपीएससी कभी इस टाइप का खेल नहीं खेलेगी भाई, उसको पता है। आज हो सकता है कि भाई मेरे पास जो नॉलेज है वो इन तीनों की बात कर रहा हो, पर हो सकता है कि भाई कल पता लगा इसी लेखक की बात पता चली, ये कोई दूसरा राइटर आ गया, उसकी बात पता लगी कि भाई वहाँ पे तो लेखाकरण भी होता था। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चनों में वाइड अप्रोच, तो समझ में आया किस क्वेश्चन में वाइड अप्रोच अपना यार क्यों अपनानी है। मैं वो लॉजिक भी बता दिया आपको। दूसरी बात तो मैंने वो पॉजिटिव है तो बता ही दिया आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरी बात एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ध्यान से समझना। जब यूपीएससी इस टाइप के सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं, आपको ऑब्जर्व करना बहुत रेयर चांसेस है गलत होता है। जब वो क्वेश्चन में जनरल स्टेटमेंट बात पूछ रहा है तब चारों के चारों सही होता है, ये और लो। अब ये एनालाइज करने से आएगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आएगी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आएगी, आपको बार बार एनालाइज करना है, ठीक है, तभी ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। देखो अभी जो नया पैटर्न है आपके 2024 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। 3-4 नाम दे देगा, पूछ देगा ये क्या है। 2019 से 2021 पे 2023 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक थे ये टेक्निक, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो यहाँ पे जब इस टाइप 2 कंजेक्टिव वर्ड होते हैं तो वहाँ पे गलत होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे देखो ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, संत फ्रांसिस जेवियर जो जेसु संघ के संस्थापक सदस्य में एक थे, भाई एक तो हो गई, हो सकता है कि बहुत सारे थे, उनमें से एक था, जनरल स्टेटमेंट सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मूर्ति, ये देखो स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल है, में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गिरजाघर तो है गोवा में, परंतु उसकी मूर्ति वहाँ पे नहीं हुई थी, चीन में हुई थी। अब ये चीज़ समझना है, स्पेसिफिक जब लोकेशन यूपीएससी देता है गलत देता है, ये चीज़ आप कैच करने का प्रयास करो। आप देखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ एनालाइज करो। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के बहुत के अनुष्ठान किए जाते हैं, नॉर्मल बात है, सब एक सी बात है। कोई अपन आजकल गाँव में मेला नहीं बता क्या, किसी को समाधि स्थल पर भरता है, ये सब चीज़ें भरती तो क्यों नहीं भरेगा, ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अगर आप ये चीज़ नहीं करें, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं आप कर ही नहीं पाओगे इस एग्ज़ाम को करेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, जब इस टाइप के आए तो ये चीज़ सोचना आपके लिए, भाई यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब वो यूपीएससी जैसे मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीज़ें, पर इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, भाई भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आंसर आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसको बार बार देखो, तभी आप इस क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। मैं फिर एक चीज़ याद रख लेना। अब देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, पहले 1995 में पूछा हुआ था। अब मैंने इतनी सारी अप्रोच बता दी आप लोगों की, भाई क्वेश्चन कहाँ से सही होंगे। पहली बात तो पीवाई के जो क्वेश्चन आए हैं वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, नेवर कभी गलत नहीं होनी चाहिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखो नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन का आंसर डी। बहुत सारी अप्रोच है, डाटा गलत होता है काटो। पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषा बांग्ला को सम्मिलित किया जाए, नॉर्मल बात है, सही रखना चाहिए। और मैंने क्या बोला, जब एक डाटा दिया हो, एक जनरल स्टेटमेंट, तो ये गलत होगा तो ये पक्का सही होता है जनरल स्टेटमेंट। अभी ठीक है, ये मेरे एनालिटिकल, मैंने एनालाइज किया उस पेपर से, वो पता लगी ना, तब मैं ये कर पा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था यूपीएससी क्वेश्चन में लॉजिक देता है, डीडवाना, कुचामन, सारगोल, खाटू। मैंने देखो ऐसे तो मुझे पता है राजस्थान में है डीडवाना ये सब, पर मैंने रियलिटी में बता रहा हूँ ना। जब मैं 2021 वाला एग्जाम दे रहा था, मुझे ठीक है उस टाइम देखो क्या होता है ना, एग्जाम की चीज़ें में उस टाइम याद भी नहीं रहता, जो चीज़ें बहुत सारी अपन याद करके पढ़ के, इसलिए बताओ ज़्यादा पढ़ने मत सोचो। इस एग्जाम में बहुत सारा पढ़ रहे हो तो वो बहुत ये भी जरूरी होता है कि आप उस टाइम कितना याद रख पाते हो। तो मैंने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया था, खाटू, खाटू मतलब खाटा, खाटा मतलब खारा पानी, खारा मतलब कहाँ, लवण झील, डी आंसर। और यही क्वेश्चन आपकी बार मैं बता रहा हूँ, कच्छ क्षेत्र वाला क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से सही किया था आपकी बार भी। ऐसे नहीं मैं 2021 में कर रहा था, 2024 में मैंने ऐसे सही किया था। आप देखो इधर आ जाओ सर। हाँ बोलो। हमारा माइंड नहीं चलता है ऐसे, हम तो समझ में ही नहीं आएगा। अरे बात भाई, बात ये कि आप बार बार करोगे ना, मैं क्यों करवा रहा हूँ। आप जब तक खुद नहीं देखोगे, भाई मैंने कब से शुरू किया है अप्रोच, 2020 में खुद लेके बैठा पेपरों को, बार बार मैंने, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक एक पेपर को जाके देखा है। मैं यही चीज़ तो सिखा रहा हूँ, यही चीज़ करोगे। आप खुद से नहीं करो तो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को रियलिटी में बता रहा हूँ ना, विश्वास कर लो। ये चीज़ पेपर मैं आपको वे बता सकता हूँ, आप ये चीज़ सोचो कि सर तो हमें बस
पास करवा दे, मैंने वे बता दिया। अरे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यही जो रास्ता है जो पास करवाएगा एग्ज़ाम में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये सबसे ईजी रास्ता है। पर ये जिसने जितना प्रैक्टिस करोगे वही पास हो पाएगा, नहीं तो भूल जाओ फिर, इसकी मैं गारंटी और दे रहा हूँ, भूल जाओ आप। अगर आप कोई कहते, मैं फिर बता रहा हूँ, अरे आज मैं एक और बात ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना, दैट्स अ फाइनल। मैं अकेले बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम है मेरा भी। अगर मैं आपकी बार पास नहीं हो तो मैं भी यूपीएससी नहीं दे रहा। मैं आप लोगों में से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी एक का भी हुआ तो मैं आगे जीवन में गाइड करूँगा। अगर आप लोगों कोई भी, सब के सब फेल हुए मैं भी फेल हुआ, तो फिर मैं भी भाई हाथ जोड़ के निकल लूँगा ना, मैं किसी को गाइड करूँगा। 26 में लास्ट है मेरी। अगर आप चाहते हो कि मैं जीवन में आपके साथ आगे रहूँ तो भाई ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बता दी जिससे ये एग्ज़ाम निकलता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं नहीं अब क्या फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम की, मैं आप विश्वास नहीं करोगे, टॉप मोस्ट लेवल पे मैं पहुँच चुका हूँ जो इस एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया जा सकता है। मैंने 6 साल से, भाई मैंने पूरे जीवन के 6 साल इसमें दिए हैं। 6-7 सालों से मैंने इस पेपर के अलावा मैंने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। तो ये टॉप मोस्ट है। अगर अब भी मैं आप लोगों को पेपर नहीं निकलवा सकता या मैं खुद का पेपर नहीं निकाल सकता तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी का रिजल्ट नहीं आया तो मैं जीवन में कभी किसी को पढ़ाऊँगा भी नहीं। यूपीएससी की तो दूर दूर की बात है, या मेरा भी पेपर नहीं निकला। हाँ हो जाएगा नहीं सर, ऐसा मत बोलो। अरे नहीं, ये रियलिटी है ना। तो आप भाई, ये मैं अखीर बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि भाई मैं वो चीज़ बता दिया हूँ आपको जिससे पेपर निकलना है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं निकला तो फिर मैं, इसका मतलब मेरी गलती है कि मैं आप लोगों को मतलब गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी XYZ है, तो फिर मैं नहीं करूँगा। मैंने 2023 में सर इतना पढ़ा, 2023 में क्या 22 में भी पढ़ा था, लेकिन अटेम्प्ट मैंने 23 में दिया। 23 में भी बहुत पढ़ा, लेकिन जब 23 का एग्जाम दिया ना सर, तो एक G20 वाली और एक 1833 का एक्ट वाला, यही 2 क्वेश्चन मुझे 100% आते थे। उसके अलावा और बाकी जो नंबर आए थे वो मान लीजिए कि कुछ आपके वीडियो जो देखे थे पुराने वाले वो, और आज जब मैंने कल किया था 22 और 23 वाला, तो 35 से एबव एक का भी मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन दोनों में 35 से एबव मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और ये 100% जा रहे हैं। मतलब इसमें मुझे इतना ये गट्स के साथ इतने क्वेश्चन सही है। बात ये है कि देखो, दैट्स द वे ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि सोसाइटी रिजल्ट मांगती है ना। अब मैं चाहता हूँ भाई आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आप में एक चीज़ याद रखना, आप जीवन काल में आप चाहे 3rd डिवीजन से पास हुए हो, ठीक है, पर मैं फिर बता रहा हूँ IAS बनने की जो अप्रोच है वो मैं बता दिया हूँ। अब फिर भी आप लोग नहीं निकाल सकते तो फिर समझ लेना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, यही तरीका है इस पेपर को निकालने का तरीका। अब देखो, मैंने अभी देखो अगला, जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोल दिया था यूपीएससी जब स्पेसिफाई लोकेशन देता है वो गलत देता है। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब देखो ध्यान समझो, स्पेसिफिक बात बता दिया, गलत। ऐसे कर लोगे डायरेक्ट आंसर आ गया था। और उस टाइम, ठीक है, आगे देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से लिख दिया था। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ोगे आप जाके, ध्यान से समझना, नेटिव, और मुझे ये ट्रिक पता थी कि नेटिव वर्ड जब भी देता है यूपीएससी गलत देता है। अब देखो यूपीएससी ने इसका हिंदी अनुवाद गलत किया था। उस टाइम मैं 1 या 2 क्वेश्चनों से फेल हुआ था, उसका रीज़न मैं फिर बार, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ भाई इंग्लिश में पेपर पढ़ने की आदत डालो। मैं 2021 में, मैं आखिर बताऊँ, 2021 में मैं सफल होकर निकल जाता। उस टाइम मेरा CSET निकल चुका था, और इसमें मैं 2 क्वेश्चनों से अटका था। इसलिए बता रहा हूँ भाई, मैंने जीवन का वो गलतियाँ झेली है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो एटलीस्ट लड़ जड़ के, मतलब कैसे भी मैं कंडीशन 6 टाइम तो दे। मैं देखो 2021 में मेरे पास, देखो 2020 में मेरा था, उसमें उस टाइम CSET में 1-2 क्वेश्चनों से रुका, ठीक है। फिर 2021 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इसमें रुक गया। रीज़न मैं अभी बता रहा हूँ, ये रीज़न है। मैं चाह रहा हूँ आप वो लोग गलती मत करो। मैं उस लेवल पे पहुँचने के बाद में छोटी छोटी गलतियाँ हुई है। 2022 में देखो मेरे 93 नंबर आए, फिर मैं CSET में फिर फेल हो गया। 2023 में आपकी बार भी देख लेना, मैं 1-1 क्वेश्चनों से ही फेल हुआ हूँ, 1 या 2 क्वेश्चनों का फर्क पड़ेगा 2023 में भी। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं उस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैंने जो छोटी छोटी गलतियाँ की है वो आप मत करो। यही पेपर का तरीका, बार बार पेपरों को निकालो। अब देखो डायरेक्ट इसमें आंसर आ रहा था, कुछ भी नहीं। तार टेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ वर्ड देखो, ये ट्रिक मैं फिर बोलता हूँ, ये चीज़ भाई मेरे पूरे पिछले 6 साल की मेहनत है। तार तेल का उपयोग जेल किया जा सकता है, कितनी अच्छी बात है, बोलो। अब मुझे बताओ, रियलिटी बताओ, आई नेवर रीड पाम ऑयल का डेंट, पर हाँ मुझे ये पता है उस टाइम जो डिबेट में हुई थी, ये मैं बता सकता हूँ क्यों ये कारण से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये और मैं बता सकता हूँ। रीज़न ये था कि उस टाइम इंडोनेशिया से झगड़ा चल रहा था भारत का, और वहीं से हम पाम ऑयल इम्पोर्ट करते थे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला कि जो भारत का जो तटीय एरिया है उसमें अपन पाम ऑयल उगाएंगे, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो वो मुझे पता है, परंतु आई नेवर रीड ये कहाँ पे पाया जाता है। पर मैं फिर बता रहा हूँ वो ज़रूरत भी नहीं है, नेवर गो,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। पढ़ सकते हो जितना, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी तैयारी में जितना कम पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने चक्करों में आप जो मेन चीज़ है, मैं फिर बता रहा हूँ, काम करना तो यूपीएससी पेपर पे करो। ये आप कौन आ रहा है भाई ज्वाइन करने? वैसा ले क्लास एंडिंग होने जा रही है, अब जाके ज्वाइन कर रहे हो। अरे सर अब आपको क्या बताएं, एक प्रॉब्लम हो रही थी अभी फिलहाल में। चलो ठीक है, और प्रॉब्लम से निकल लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, एक और चीज़ देखो, मैं जैसे जब 2021 में 1-2 क्वेश्चन फेल हुआ था, अब देखो ये क्वेश्चन, निम्न कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? अब मैं अकील बता रहा हूँ ना, उस टाइम मुझे लगा कि भाई ये तो बाजरा है, बाजरा। सर बैलेंस करा था अपने, आलू हाँ बोलो। थोड़ा सा सर खुद को बैलेंस करा, थोड़ी मतलब कंसंट्रेशन अपना बढ़ा थे, और पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई मुसीबत चली आती, वो पता नहीं कि हमें देख के मुसीबत चली है, हम कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, पता है। नहीं, कंसंट्रेशन की बात नहीं है, आप लोगों को मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए चीज़ याद रखना, जैसे आप जो लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हो जीवन में। फिर मैं बता रहा हूँ ना, जब तक आपके पास धैर्यवान नहीं रहोगे और आप पैसेंस आपके लेवल नहीं है, तब आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ख़राब करोगे, ठीक है। अभी तो देखो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, न्यूनतम जल दक्ष है। अब देखो मैंने क्या समझ लिया कि भाई जो वाटर का मतलब कम पानी में ही वो फसल हो जाती है, तो मैंने बाजरा मार दिया, ये होती है गलती। भाई क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। न्यूनतम जल दक्ष मतलब बहुत ज़्यादा पानी दे, उसके बाद में उसका आउटपुट बहुत कम आ रहा, गन्ना, आंसर ये था। अब मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ ये मत करना एग्ज़ाम में। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक लग रहा था आराम से, ठीक है। जैसे मोरिंगा जो सैजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी पक्ष है, ठीक है, मैंने इसको काटा। इमली के पेड़ दक्षिण एशिया के स्थानिक, देखो स्थानिक वर्ड में फिर बार बता रहा हूँ गलत होता है, ये काटोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3, 4, 5। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो सकता वर्ड, ठीक है, बीज के निर्यात करता है, भाई करता होगा क्या, लघु अनुपात है, जनरल स्टेटमेंट, तीनों को तीनों, ठीक है। तो मैं 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। अब ये देखो 2011 का क्वेश्चन था, तो इसलिए रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने सही कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो अब ये चीज़ें नहीं अपनाओगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसीलिए बता रहा हूँ, देखो अप्रोच मैं बता चुका हूँ, यही अप्रोच है इस एग्जाम को निकालने की। मैं फिर बार बता रहा हूँ, हाँ वो देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। जो मैं बता रहा कि साइंस वाले क्वेश्चनों में क्यों नहीं से पूर्णतः वर्ड, देखो ये पूर्णतः वर्ड है। अब देखो ये मैंने क्या बोला, साइंस वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये सही है। किसी संशोधन लोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से, ये भाई ये फैक्ट है, ये साइंस का फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये गलत मत करना, ये सही है स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना पूर्णतः करके। अब मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ जो लोग गलती, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मैंने भी गलती की, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग भी यही गलतियाँ करोगे तुम लोग। अब देखो यही याद रखना, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना, तब उसके बाद में सोचना। तुम लोग क्या करोगे, पूर्णतः वर्ड देखो, काटो, अच्छा कटा, अच्छा ये है, अच्छा आओ मारो भागो, जो इस टाइप की गलतियाँ करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसके क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। कैसे संवर्धित किया जा सकता है, याद रखना, विषाणु को नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। विषाणु जगह और को दे दे तो उसको हो जाता है, पर विषाणु को नहीं किया जा सकता। विषाणु के लिए एक चाहिए, एक निवास स्थान चाहिए, तभी वो कर पाता है, नहीं कर पाएगा ऐसे, काटोगे आंसर आ जाएगा। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कुछ फैक्ट है, साइंस वाले में लगाने की मत सोचना, जनरल स्टेटमेंट साइंस वाले में नहीं होंगे। मैं फिर बार एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। दूसरी बात, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए, मैंने कितनी बार बोला था, जेनेटिक इंजीनियरिंग डायरेक्ट आंसर है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस का सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। और जब तक आपको पता नहीं, देखो ये क्वेश्चन भी एसिड पद के उल्लेख है विषाणु जनित रोगों प्रसार के लिए, ठीक है। तो वो मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप बार बार इन पेपरों को करोगे तब जाके ये क्वेश्चन आपको निपटने लगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फिर देखो ये क्वेश्चन 2021 का है, 2023 में आया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कैदी को पैरोल छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम है, ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट। अब देखो 2023 का पेपर मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, इस पेपर को निकालने के लिए यही तरीका है। ये दो, अगर इन पेपरों को आप अच्छे से काम कर लेते हो, अभी देखो मैं यही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और उसी से ही अगर आपको यही पता होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। और मैंने उस टाइम भी बोला था, 2022 के पेपर, मैंने जब 2023 वाले पीटी से पहले मैंने पेपर करवाए थे, तब भी मैंने बोला था 40-50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे पीवाईक्यू से। और अब भी मैं बोल रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे पीवाईक्यू से। पर वही है कि आपने पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे किया, पढ़ा कैसे है,
ठीक है, अभी देखो मैं ये क्वेश्चन अभी करवाता हूँ आपको ना, ध्यान से देखना। और ऐसे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो ये लोकेशन वाले आए हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी देखो जीएम क्रॉप्स वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। यहीं पे है वो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। ये देखो, आ जाओ, अभी पढ़े थे, अब देख लो। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। भारत में दैनिक जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुशासन राज्य सरकार अपने नियमों विनियमों से करती है। और वही था कैदी को पेरोल पर छोड़ने का। अरे कैदी कहाँ रहता है, जेल में तो रहता है, कौन नियम करेगा, देख लो। वो सही होता डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच जाते, पहला सही है, तो ये तो गया काम से। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा दिया जाता है, जिससे जेल का विशेष स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार नियंत्रण। प्रांतीय सरकार का मतलब क्या है, राज्य सरकार, तो तभी तो राज्य सरकार को मिला है ये आंसर। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ लो, इस पेपर को निकालने का तरीका यही है। अब देखो ये क्वेश्चन अमूर्त निवेश वाला, ये आप जाके उठा के देख लो, 2014-15 में क्वेश्चन, 2018 में आया है। अब देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी देखो ना, आप पढ़ो इसको। 2022 में भी आया था, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो, कहाँ भाग्य में, इनटेंजेबल इन्वेस्टमेंट। अब 2018 के क्वेश्चन देखना, ठीक है, एगोचर बोला था वहाँ पे, एगोचर नाम, एगोचर पर इंग्लिश में पढ़ोगे तब समझ में आता है, नहीं समझ में आता। यहाँ पे अमूर्त निवेश बोल दिए, वहाँ पे एगोचर बोला है। 2018 का देखना, 2022 का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ बार बार PYQ। और ये देखो कैपिटल मार्केट बोलता, कभी भी है ना, जब भी इस टाइप की इकोनॉमी क्वेश्चन आता, कभी सारे सही नहीं होते, कभी भी जाके देख लेना। अभी देखना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है फिर, है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, एनालाइज करो, जांच, बार बार क्वेश्चनों को सोल्व करो, बार बार करो, बार बार, तब समझ में आएगा ये चीज़ें। अब देखो मैंने एक ट्रिक ये सिखाई थी कि एक का क्वेश्चन दिया है, अगले में आंसर छिपा रहता है। देखो ये रहा कांगो, तो कांगो इसका आंसर है। और ये हर साल लग रही है ट्रिक, 2022 में भी लगी थी। इसमें ऐसे इसका सी है, इसका 7वें का, इसका तो कुछ और है। मतलब यहाँ दिया था ना कांगो में, मतलब लगातार 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगले क्वेश्चन में पिछले वाले का आंसर छिपा रहता है। ये चीज याद रखना। जैसे अभी देखो 2021 में, 2021 में, 2022 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ये चीज याद रख लेना। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर अगले वाले में रहता है। 2022 वाला पेपर है क्या इधर, 2018, 2022 में, 2019 वाले पेपर में जाके देख लेना, ये ट्रिक लगी थी। और लोग भाई इन्हीं को कर करके पेपर निकालते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बस वही है जिनका पेपर निकल जाता है, और लोग बताते नहीं है। मैं आखिर बता रहा हूँ, मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ना, भारतीय संदर्भ में है, ठीक है। पहली बात तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला है, पहली बात, ठीक है। अब देखो न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभिव्यक्ति को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में, ठीक है। पहली बार न्यायिक हिरासत की बात कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंटरचेंज होने की बहुत वो प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संबंधित व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब ये सकते वर्ड आ गया तो सही बात है, पूछताछ नहीं कर सकते,
ठीक है। न्यायिक हिरासत का मतलब जुडिशियल, ये देखो इसका जुडिशियल वो होगा, जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि यहाँ रखना को जेल वेल में नहीं रखते हैं उसको, पहली बात तो, ठीक है। उसको रखा जाता है कि न्यायालय की उसके देख रेख में रहता है, ठीक है। और ये भी बात सही है कि अब देखो, अब केस तो इसमें है ना, देखो कहीं ना कहीं वो इंटरचेंज करता है केस, तो ये इसमें है ना, एक न्यायिक हिरासत होती है और एक पुलिस की हिरासत होती है। अब पुलिस की हिरासत में स्वाभाविक बात है, पुलिस वाले उसके पूछताछ भी करेंगे, न्यायिक हिरासत की उसमें भाई उसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी। अब देखो, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालात में रखा जाता है, नहीं कि जेल में। नहीं, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाता है। मतलब मेरे समझने मतलब कि ये चीज़ समझो कि जहाँ पे देखो और लगा के जब वर्ड देता है तब गलत होता है, ये भी ट्रिक मैं बताऊंगा आगे जाके, तो ये चीज़ समझो ये कब कैसे लगती है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं अखिल बता रहा हूँ ना, जब 2021 का पेपर दे रहा था मुझे नहीं पता था, पर मैंने देखो कैसे इस क्वेश्चन से सोल्व किया था। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी, वन कहाँ पे वन दिया है आंसर, नहीं रुक जाओ, इसका तो आंसर ये है, जनजाति कार्य मंत्रालय, सॉरी ठीक है। देखो ध्यान से, जनजातियों के बारे में है, ठीक है। ट्राइबल के ट्राइबल मिनिस्ट्री तो सुनेगी, डी आंसर, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और जनजाति है तो जनजातियों के लिए जनजाति मंत्रालय बना है भाई, स्पेसिफिक बना उन्हीं के लिए। और मैं फिर बता रहा हूँ आपकी वजह 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, वापस से फॉरेस्ट राइट एक्ट को अमेंडमेंट किया गया तो वापस से इंपॉर्टेंट चर्चा में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, पेपर निकालेंगे यही तरीका, बार बार इन पेपरों को लेकर बैठो, बार बार कहाँ सिंगल स्टेटमेंट वाले क्यों आ रहा है, क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस क्वेश्चन पीछे लॉजिक, निम्न किसमें ट्राइक्लोसोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। ट्राइक्लोसोन जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने पर हानिकारक माना जाता है। अब देखो, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, प्रसाधन सामग्री, ठीक है, खाद्य परिषद। अब देखो ट्राइक्लोसन कोई चीज़ है, अगर फूड वूड के बारे में रहता तो पता रहता है, विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना जिसमें लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने का, मतलब समझ में, तो उसका ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये रीज़न था क्रीम व्रीम के बारे में, कि जो मान लो महिलाएँ होती है या मान लो कोई भी क्रीम यूज़ कर रहा है और उसका बार बार यूज़ कर रहे हो और उसमें ये तत्व पाया जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो आप जाके देखना, जहाँ पे भी साइंस वाले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ना मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, तो वो आप जाके देख। अभी देखो ना, ये सीसेट में क्वेश्चन पूछा हुआ, सीसेट के कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को सीसेट पढ़ के करना। ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी ने सीसेट में कंपैरिजन में पूछा था, ये बिजनी फुल, आप जाके देख लेना, नहीं विश्वास हो तो वहाँ जाके देखो, आप वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। चलो बहुत सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ देखो जैसे मैं कैच कर रहा हूँ तो आप लोग उस लेवल पे पहुँचना है ना, जैसे आप लोग बोलते हो कि सर हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसके लिए आपको यही अप्रोच मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने क्या किया था 2011 से लेके 2000, आप लोग बहुत आलसी है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग जो काम बोलता हूँ वो नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए भाई डेडिकेशन, मैं फिर बता, सबसे स्मार्ट वे मैं बता चुका हूँ। अब ये भी नहीं, अगर आपसे होने में दिक्कत हो रही है, आप मैं फिर बता रहा हूँ, रोज़ 2011 से लेकर 2023 तक पेपर लेके बैठो, तब जाके इस एग्ज़ाम की हकीकत समझ में आ जाएगी और ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करेगा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत शॉर्ट रास्ता आपको बना के देगा। जो याद करो, मैंने एक लाइन बोली थी उस टाइम भी, कि करंट अफेयर जो अभी आप देख रहे होगे, अभी आपको लग रहा है कि हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, अथाह समुंदर है। मैं फिर बता रहा हूँ, रोज़ करंट अफेयर की नई नई घटनाएं हो रही है, वो अथाह समुंदर है। जब आपने जैसे यही समुंदर को आप पेपर यूपीएससी पीवाईक्यू के थ्रू जब बाहर निकालोगे तो टुट्टी में से जो पानी आता है उतना ही बच जाएगा आपके पास। ये है, इसका फिल्टरेशन का काम करेगा यूपीएससी के पेपर। अब जब आप यूपीएससी के पेपर देके जाके देखोगे, भाई हर चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चीज़ समझो, बार बार समझो ये चीज़। देखो जैसे पता है कि कमीशन हमेशा गलत होता है, आयु गलत होता है, काटो, आंसर आ गया था इसका। तो अब ये चीज़ अप्रोच कब आएगी, जब आप पेपर देखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप पागल आओगे, पीटी 365 पढ़ रहे हो, ये है वो है। पहले ये काम करो, उसके बाद में पीटी 365 पढ़ाओ। मैंने आज तक क्यों मना किया है, यही है। आप लोग जब तक नहीं समझ, मैं फिर बता रहा हूँ, फालतू की मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ याद रख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ मैंने बताया, अब देखो जैसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ,
कभी भी ये चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो कभी भी बहुत, एक तो उन चीज़ों को याद रख लो जो बाउंडेड है। अरे ऐसे आप देखोगे ना, इंटरनेशनल लॉ जो है 2-3 ही है जो बाउंडेड होते हैं, जब भी अगर आप उसका मेंबर बनते हो तो आपको बाउंडेड बाध्यकारी होते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, अरे ये पढ़ने से भी नहीं होगी, कितना रटोगे आप, तो ये गलत है, सीधी सी बात है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैंने ये इस टाइप का ये गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ऐसे फट से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक सीमा रेखा, कितने जर्नलिस्ट में कितनी प्यारी बात बोली गई है। दूसरा तो जरूर आएगा, गया आंसर, और अभी देखो फट से आंसर आएगा। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों, देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो जैसे, अब देखो ध्यान समझना, अब जैसे यहाँ पे इसको ये काट रहे थे अपन, पर अब जब इसको पता लग रहा है कि एक चीज़ रखना, मैं जब बताऊँगा, जब भी है ना पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन डेमोक्रेसी में क्या मानते हैं कि लोगों, जितने लोगों से अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक दूसरा चौथा तो जरूर आएगा, दूसरा चौथा तो जरूर आएगा, कहाँ आ रहा है डायरेक्ट आंसर आगे। मैंने ऐसे ही सही किया था इस पेपर, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अरे इस टाइप का जो वर्ड देता है ये गलत होता है, आप जाके ऑब्जर्व कर लेना। भारत ने पहली बार सिग्नेचर किया है, भारत ये है वो है, तो ये चीज़ याद रखो। चलो ठीक है, फिर ज़्यादा हो गया, मैं फिर बार बता रहा हूँ, पेपर लेके बैठो। जैसे अभी मैं इन पेपर का पासमॉर्टम कर रहा हूँ, आप भी करो, खुद से करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तब फायदा है, इन्हें कोई मतलब नहीं। देखो एक चीज़ याद रख लो, इस टाइप का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं देता यूपीएससी। मैंने कल उस दिन में बताया था, जब भी कोई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, कभी नेवर सी कि यूपीएससी ने कोई अमेंडमेंट गलत दे दिया, नो नेवर। वो ऐसा यूपीएससी है ना, बेवकूफ़ीपन नहीं करता है, वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, वो चीज़ आप समझो, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनके पर्यवेक्षण विनियमन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे चेंज कर सकता है, राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार हो सकता है, आराम से रिप्लेसेबल है, तो इस पे दिमाग लगाना है। भारत में शहरी बैंकों के संदर्भ में ध्यान समझो, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, ये बात तो सही है। अब अपने को पता लगे 2 और 3 तो सही है, 2 और 3 तो सही है, तो भाई ये गया काम से। और अपने को पता है कि जब सत्ता शक्ति आते तभी आंसर 3 आता है, तो काटो आंसर। देखो ये है वो एनालिटिकल वे का तरीका, ऐसे फट से आंसर आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वो अप्रोच सिखा रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। जैसे आप लोग सोचते होंगे इसके सर हम एक ऑप्शन काट लेते हैं, कभी 2 काट लेते हैं, और जब ये एनालाइज किया उन्हें पता लग गया फट से कि सत्ता शक्ति कुछ है नहीं, साइन टेक का कोई क्वेश्चन है नहीं, प्रभाव वाला क्वेश्चन है नहीं, तो 2 स्टेटमेंट सही होगा, फट से आंसर आ गया। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सकते दिया तो भाई समझ में ज़्यादा स्टेटमेंट आंसर आएगा, काटो डायरेक्ट, ऐसे सही हुआ था। मैं फिर बार बता रहा हूँ, दूसरा देखो यहाँ पे कुछ वर्ड भी सही आएगा। चलो ठीक है, फिर है ना, किसी को डाउट, और मैं फिर बता रहा हूँ यही अप्रोच है, इसी से ही पेपर क्लियर होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब मंडे से जो है, कल मैं सीसेट का जब हो जाएगा, कल मैं सीसेट की भी एक क्लास लूँगा, उसके बाद में मैं फिर बार बता रहा हूँ, उसके बाद में एक रहेगी अपनी फाइनल अप्रोच जो है कि अब मैं डेली टारगेट दूंगा कि ये 5 टॉपिक है, बस अच्छे से रगड़ लो इनको, अच्छे से जहाँ से पढ़ना पढ़ लो अच्छे तरीके से। अब उसके लिए चाहे आप नितिन सिंघा ने यूज़ करे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे ये पता है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। आप जैसे मान लो मैंने फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया, तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भाई आप अच्छे से देख लो सारा। डीपीएसपी के बारे में मैंने बोला तो वो अच्छे से देख लो, ठीक है। और अब क्या देख लेना, संसद से क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, और जिसमें प्रधानमंत्री का क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लो, लोकसभा चुनाव की जो प्रोसेस है, भारत रत्न वाले क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक करवाऊंगा। करंट अफेयर का डेली 5 टॉपिक दूंगा, और जीएस के मैं 5 टॉपिक दूंगा, तो ये काम डेली करना शुरू कर दो। और मैं ट्राई ऐसा करूंगा कि एक ही सब्जेक्ट को पहले निपटे, ठीक है। तो आप ये लोग बताओ, एक सब्जेक्ट को दूँ या फिर एक नहीं, मेरे अनुसार वो अप्रोच बढ़िया है, एक सब्जेक्ट को उठाते हैं अपन, मैं उसमें टॉपिक बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से काम कर लो, ठीक है। फिर एक ही सब्जेक्ट वाइज सही रहेगा सर। हाँ, सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो ज़्यादा ये रहेगा, ईजी भी रहेगा। दूसरी बात है एक सीक्वेंस पकड़ पाओगे आप, तो अपन सब्जेक्ट उठाएंगे तो मैं ज़्यादा नहीं ना कि सब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात उसमें देखो, मैं ऐसा नहीं कि उसमें बस मैं उसमें टॉपिक बताऊंगा, और टॉपिक पे अच्छे से पढ़ लेना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट जो भी है, नोट्स या हाईलाइट करना चाहते हो जो भी करना है, या आपने जहाँ से पढ़ के रखा है उसी को अच्छे से एक बार दोबारा जाके पढ़ लेना।
तो ऐसे करके मान के चलो पर डे अपन 5 टॉपिक भी करेंगे तो लगभग अपने पास 40 दिन है, ठीक है, 40-50 दिन है, तो 50 इंटू लगभग 250-300 टॉपिक हो जाएंगे। पर 250-300 टॉपिक में नहीं, मैं 100 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दूँ, उसी में से फंस जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ये तो स्टैटिक हो गया। और मैं जो करंट अफेयर के 100 टॉपिक बताऊँगा उसमें से 15-20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और मैं बार बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, अपनी मेहनत से अपन अगर 30-35-40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो ये पीटी क्रैक हो जाओगे और अच्छे खासे नंबरों से पास कर पाओगे। तो ये उसके लिए अप्रोच है, क्योंकि 60-70 क्वेश्चन निपटने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूँ, वो तो ये तरीका है। पर ये है कि अपने कन्फर्म वाले, ताकि अपन पहले ही अटैम्प्ट में जो है 4-5 क्वेश्चन कर पाए, उसके लिए ये तरीका है कि अपन स्मार्ट वैसे ही चीज़ें करें। ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ो पर अच्छा क्वालिटी वाला पढ़ो। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है या फिर क्लास वाइंड अप करें? सर चलो ठीक है फिर, है ना। ठीक है, तो कल सीसेट का कल सबमिट करो मुझे सीसेट का। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।